अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मेरा नाम फैजान तनवीर है। आज की इस क्लास के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं 10th क्लास की केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 5 के ऊपर। इससे पहले मैंने आपको 4 चैप्टर जो है डिलीवर कर दिए हैं। अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं, वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं, तो लाजमी से आप लोग वो लेक्चर्स पहले देखिए, फिर चैप्टर नंबर 5 को देखिए और इसी तरह आगे अपनी जो है जल्द से जल्द इन वीडियोस को देखकर, इन लेक्चर्स को लेकर अपने जो सिलेबस है वो कंप्लीट करना, ताकि आप जल्द से जल्द जो है अपनी रिवीजन की तरफ आ सको, बोर्ड एग्जाम्स की असल तैयारी की तरफ आ सको। अब आप जैसे कि जानते हो 10th क्लास का रिजल्ट जो है वो गुजर चुका है, तो अब आपका जो है वो एग्जाम्स बहुत ज्यादा करीब आ गए। अब हम कह सकते हैं कि अब आप ऑफिशियली 10th क्लास में हो और अब जो है टाइम हमारे पास बड़ा ज्यादा शॉर्ट रह गया है। तो अगर आप स्कूल के साथ चलते हो और आहिस्ता आहिस्ता सिलेबस कंप्लीट करते हो तो आपकी रिवीजन अच्छी तरह नहीं हो पाएगी। तो सिर्फ 8 दिन की बात है। 8 दिन आप लोग अगर ये वीडियो देखते हो 1.5 घंटे की, 1.25 घंटे की, और आप वो लेक्चर लेते हो, आपको वो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, साथ आप शॉर्ट नोट्स बनाते हो, तो आप देखो कि सिर्फ 8 से 10 दिन के अंदर आपका पूरा केमिस्ट्री का सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। बिल्कुल डिटेल से सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, हर चीज आपने मार्क की होगी, आपके नोट्स बने हुए होंगे, फिर हम फुल रेडी होंगे अपने रिवीजन की तरफ आने के लिए और अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी करने के लिए। सो आप लोगों ने लाजमी से इस वीडियो को जो है वो शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ और नोट्स वगैरह आपने बनाते रहना है। तो जैसा कि हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 5, जिसका जो नाम है वो है हमारे पास बायोकेमिस्ट्री। अब बायोकेमिस्ट्री हमारे पास जो नाम है, हम लोगों ने जिनमें से आप बच्चों जिन्होंने बायोलॉजी रखी थी उनको पता है जी बायो का मतलब क्या होता है। बायो का मतलब होता है लाइफ, ऐसे ही है। और केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है जी कि केमिस्ट्री के अंदर आप लोगों ने ऐसी फील्ड ऑफ केमिस्ट्री या ऐसी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जिसके अंदर हमने उन कंपोनेंट्स को पढ़ना होता है जो कि ह्यूमन लाइफ से या वैसे ही लिविंग थिंग से जो है वो अटैच होती है। यानी कि जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, इस चैप्टर में हम लोगों ने जो है बेसिकली उन कंपोनेंट्स को पढ़ना है जो कि हमारी लाइफ को जो है वो रन कर रहे होते हैं, या जिस तरह हम एनर्जी लेते हैं खाने से, ठीक है, हमारे बॉडी के अंदर रिएक्शंस होते हैं, ये सब कुछ जो है वो बायोकेमिस्ट्री के अंदर स्टडी किया जाता है। इसी तरह हमारे एनर्जी गिविंग कंपोनेंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, लिपिड्स, विटामिन्स, ये सब कुछ जो है हम लोगों ने इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। इसके साथ हमने डीएनए वगैरह, डीएनए हो गया, आरएनए हो गया, यानी कि जो जो चीजें हमारी लाइफ से रिलेट करती हैं वो हमने इस चैप्टर के अंदर जो है वो पढ़नी है। इस चैप्टर के अंदर आपके पास जो है बड़ा इंपॉर्टेंट आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, लाइक डीएनए हो गया, प्रोटीन्स हो गया, ये बड़े इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। और इसके अंदर भी आपको काफी ज्यादा जो मार्क्स है वो ग्रेस मार्क्स मिलते हैं, क्योंकि बहुत छोटी छोटी चीजें हैं और आपको जो उसके मार्क्स मिलते हैं। लाइक मैंने ये दो फॉर्मूलाज बनाए हैं, ये 2 फॉर्मूलाज ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज के हैं। आपको जस्ट 2 नंबर का सवाल आएगा कि आपने ग्लूकोज का जो है वो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ड्रॉ करना है, यानी कि बस आप 1-2 बार इसकी प्रैक्टिस करते हो तो ये मुफ्त के आपको जो है यहाँ पर नंबर मिल रहे होंगे। तो हम ऑफिशियली अपना जो चैप्टर है वो स्टार्ट करते हैं। अब हमारे इस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने जैसा कि स्टार्ट करना है, सबसे पहले हमारे पास जो मेन कंपोनेंट है हमारे पास वो है कार्बोहाइड्रेट्स का। क्या नाम है उसका जी? कार्बोहाइड्रेट्स। अब कार्बोहाइड्रेट्स क्या चीज होती है? बेसिकली जब भी हम कोई चीज खाते हैं, लाइक हम लोगों ने गंदम खाई, हम लोगों ने जो है वो ग्रेन्स खाए, ठीक है, अनाज खाया, तो अनाज से हमें क्या मिलते हैं? हमें मिलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। अब कार्बोहाइड्रेट्स ये तो पता है हमें, हम पढ़ते आ रहे हैं, आपने बायो में भी पढ़ा होगा कि हम जो खाना खाते हैं, रोटी खाते हैं, हम लोग बाजरा जो है या इस तरह अनाज जितना भी है वो सब में क्या मौजूद होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होते हैं। अब हम देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स आगे कितनी किस्म के होते हैं, इसके अंदर हमें क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं। तो हमारे पास बेसिकली कार्बोहाइड्रेट 2 किस्म के होते हैं। एक को बोलते हैं पेंटाहाइड्रोक्सी, एक को बोलते हैं पेंटाहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, एल्डिहाइड स्पेलिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हो सकती है, और दूसरे को बोलते हैं हम लोग पेंटाहाइड्रोक्सी कीटोन्स, ठीक है। ये 2 हमारे पास जो है वो डिफरेंट टाइप के जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पास जो है वो मौजूद होते हैं, पेंटाहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड पेंटाहाइड्रोक्सी कीटोन। अभी एल्डिहाइड और कीटोन क्या चीज होती है, ये चीजें हम लोग चैप्टर नंबर 3 में फंक्शनल ग्रुप्स के अंदर पढ़कर आए हैं कि जो हमारे पास एल्डिहाइड होता है वो एक फंक्शनल ग्रुप है, कीटोन भी हमारे पास क्या है? एक फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप क्या बताते हैं? वो बताते हैं कि हमारा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो किस कैटेगरी में फॉल करता है, वो किस फैमिली से जो है वो बिलोंग करता है। अब हमारे पास जो है कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? पेंटाहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड पेंटाहाइड्रोक्सी कीटोन्स। अब कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर हमारे पास जो पॉइंट है वो ये है कि जो हमारे प्लांट्स होते हैं, ठीक है, प्लांट्स आप जानते हैं कि प्लांट्स जब अपना खाना बनाते हैं तो वो किस मेथड को फॉलो करते हैं? वो फॉलो करते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को, ठीक है जी। फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है उसको फॉलो करते हुए वो किन किन चीजों को ऐड करते हैं? वो हमारे पास जो प्लांट्स होते हैं वो क्या चीज इनहेल करते हैं? वो करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड
प्लस वो क्या चीज और इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होती है हमारे पास, उसके अलावा हमारे पास जो है वो सनलाइट होती है, ठीक है जी, सनलाइट हो गई, इसी तरह हमारे पास वाटर है, ठीक है जी, वाटर, ठीक है जी, मिलकर क्या बनाते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट वो क्या चीज बनाते हैं, वो बनाते हैं अपना खाना। अपना उनका खाना क्या चीज होती है, उनका खाना होता है हमारे पास ग्लूकोज, C6H12O6, ठीक है जी, प्लस वो क्या बनाते हैं, ऑक्सीजन गैस। अभी जो ऑक्सीजन गैस है, ये ऑक्सीजन गैस हम यूज करते हैं फॉर ओवर सर्वाइवल, जो कि हम सांस के जरिए लेते हैं और सारा कुछ। अब इसको हमने अगर बैलेंस वगैरह करना हो तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, यहाँ पे हमारे पास 6 आ जाएंगे, इधर भी 6 एंड इधर भी 6। तो ये हमारे पास जो है वो रिएक्शन होता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के अंदर। इसके अंदर आपसे जो चीजें इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ आपके लिए। तो हमारे पास जो पहली चीज इंपॉर्टेंट है वो है हमारे पास सनलाइट। सनलाइट होगी तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा, वरना नहीं होगा। इसके अलावा हमारे पास एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, दैट्स कॉल्ड क्लोरोफिल, ठीक है जी। क्लोरोफिल क्या होता है जी, हमारे पास एक ग्रीन कलर का जो है वो पिगमेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल का क्या काम होता है, बेसिकली ये जो है वो हमारे जितने भी प्लांट्स होते हैं जो हमें ग्रीन नजर आ रहे होते हैं, ये उनके ऊपर लगा होता है और वो जो है प्लांट सनलाइट को जो कैप्चर करता है और वहां पे जो है अपना खाना बनाने का जो प्रोसेस है वो क्या कर रहा होता है, स्टार्ट कर रहा होता है। अब जो हमारे पास फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के अंदर प्लांट्स क्या चीज इनहेल कर रहे होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर क्या चीज प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ग्लूकोज एंड हमारे पास ऑक्सीजन जो है वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं। नेक्स्ट बच्चों मूव करते हैं, हमारी कितने टाइप्स के हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो अगर हम यहाँ पे बात करें टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स की, तो हमारे पास कितने टाइप्स के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, हमारे पास टोटल जो है वो 3 टाइप्स के जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और ये तीनों ही हमारे आगे आने वाले टॉपिक्स भी हैं, ठीक है जी। कितने टाइप्स के होते हैं हमारे पास, टोटल 3 टाइप्स के होते हैं। पहले का नाम है हमारे पास मोनोसैकेराइड, क्या नाम है हमारे पास, मोनोसैकेराइड्स। सेकंड वाले का हमारे पास क्या नाम है, उसका नाम है ओलिगोसैकेराइड्स, क्या नाम है उसका जी, ओलिगोसैकेराइड्स। अब नाम थोड़े से इसके अजीब अजीब से बट आपको देखना होगा। लास्ट है हमारे पास पॉलीसैकेराइड, ठीक है जी, पॉलीसैकेराइड्स। तो ये हमारे पास जो है टोटल 3 टाइप्स के हमारे पास जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स हमें मिलते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स कौन से हैं, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड्स, इनको भी पढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स का जनरल फॉर्मूला देखते हैं। तो जनरल फॉर्मूला हमारे पास जो है कार्बोहाइड्रेट्स का वो क्या है, हमारे पास जनरल फॉर्मूला हमारे पास क्या है, दैट इज हमारे पास है CnH2n into n, ठीक है। ये हमारे पास क्या है इसका जनरल फॉर्मूला CnH2n, ये हमारे पास इसका क्या बन गया, हमारे पास जनरल फॉर्मूला। तो ये था हमारे पास इंट्रोडक्शन, ठीक है, इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। फिर हमने कुछ कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में चीजें देखी हैं। अब इसको हम लोग जो है वो बुक से जो है वो स्टडी करते हैं। तो आ जाए हम लोग, तो हमारे पास जो चैप्टर है उसके अंदर हमारे पास सबसे पहली चीज है दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन क्या है हमारे पास, कार्बोहाइड्रेट्स आर मैक्रो मॉलिक्यूल्स। मैक्रो का मतलब होता है जो बड़े साइज के मॉलिक्यूल्स होते हैं। डिफाइंड एज पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, ठीक है जी। यहाँ पे आपने इस वर्ड को ठीक करना है, ठीक है, बाय मिस्टेक ये लिखा गया, ठीक है जी, इट्स नॉट पेंटा, इट्स पॉलीहाइड्रोक्सी। क्या है ये हमारे पास है, पॉलीहाइड्रोक्सी। पॉली का मतलब क्या होता है, पॉली का मतलब होता है ज्यादा, ठीक है। जिस तरह आप ये देख रहे हो इसमें सारे हाइड्रोक्सी जो हमारे पास है, ये हमारे पास एल्डिहाइड है और ये हमारे पास क्या है, कीटोन्स। अभी हम इनको डिटेल में स्टडी करते हैं। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास है दे हैव जनरल फॉर्मूला, इनके जनरल फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है जी, CnH2n। इसके बाद हमारे पास जो है वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस लिखा हुआ है जी, कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो कैसे बनते हैं, वो प्लांट्स बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से बनाते हैं। किस किस को यूज करते हैं जी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में, और ग्रीन पिगमेंट दैट इज कॉल्ड क्लोरोफिल। इसके बाद हमारे पास ये रिएक्शन किया हुआ है, ठीक है जी, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, फिर वाटर है, ठीक है, क्लोरोफिल और सनलाइट के जो है मिक्स प्रेजेंस में क्या बना रहा है, ग्लूकोज बना रहा है और ऑक्सीजन बना रहा है। अब आप यहाँ पे देखें तो जो हमारे पास ये चीज बनी है दैट इज ओवर कार्बोहाइड्रेट्स। क्या है हमारे पास, ये कार्बोहाइड्रेट्स है, क्योंकि ग्लूकोज हमारे पास वन ऑफ द एग्जांपल है किसकी, कार्बोहाइड्रेट्स की। अब हम आगे मूव करते हैं, अब आगे टाइप्स पर आते हैं। टाइप्स हमारे पास कौन सी है जी, ग्लूकोज की, कार्बोहाइड्रेट्स की जितनी आगे क्लासिफिकेशन है कौन कौन सी जी, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड। अब हम मोनोसैकेराइड के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अब मोनोसैकेराइड क्या होता है जी, मोनोसैकेराइड जो है वो ऐसे हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिनके अंदर 3 से लेकर 9 तक कार्बन मौजूद होते हैं, ठीक है जी। क्या चीज है, मोनोसैकेराइड्स आर सिंपलेस्ट शुगर्स। क्या होते हैं जी, सिंपलेस्ट शुगर्स होती हैं दैट कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज, जिनको हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता, जिनको आगे ब्रेक डाउन नहीं जिनका किया जा सकता। दे कंसिस्ट ऑफ 3 to 9 कार्बन एटम्स। ये आपका एमसीक्यूज है, ठीक है, एमसीक्यूज के लिए आपने इसको मार्क करना है कि इसके अंदर कितने हमारे पास जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स और कार्बन एटम्स होते हैं, दैट्स ओवर 3 to 9 कार्बन एटम्स हमारे पास इसके अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है जी। आगे कह रहे कि
जितने उनके अंदर कार्बन मौजूद होते हैं उस हिसाब से उनको क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। जैसे ट्रायोसिस जिसमें 3 कार्बन होंगे, टेट्रोसिस जिसमें 4, पेंटोसिस लाइक 5, हेक्सोसिस एंड सो ऑन। सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास जो है वो हेक्सोसिस होते हैं। हेक्सोसिस कौन कौन से हैं, लाइक ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, जिनकी मैंने आपके सामने ये डायग्राम ड्रॉ किए हैं। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स की कौन सी टाइप्स है, दैट्स ओवर मोनोसैकेराइड्स। क्या है हमारे पास, ये मोनोसैकेराइड्स। और कौन से मोनोसैकेराइड्स है, हम इनके जरा कार्बन एटम्स को गिनते हैं। कितने कार्बन एटम्स हैं, 1 2 3 4 5 और 6। 6 कार्बन एटम्स इधर हैं, 6 कार्बन एटम्स इधर हैं। तो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड हेक्सोसिस। क्या इनकी कौन सी कैटेगरी के अंदर आते हैं, हेक्सोसिस में। क्योंकि ये आपको एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि जो ग्लूकोज है या फ्रुक्टोज है वो किस कैटेगरी के मोनोसैकेराइड्स हैं, दैट्स ओवर हेक्सोसिस कैटेगरी बिकॉज़ दे हैव 6 कार्बन एटम्स इन देम। ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास जो है वो डेफिनेशन है ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज की। बेसिकली डिफरेंस आपसे पूछा जा सकता है शॉर्ट में। तो ग्लूकोज इज द पेंटाहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। ठीक है जी, ग्लूकोज हमारे पास क्या होता है, पेंटाहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होता है, और फ्रुक्टोज क्या होता है जी, पेंटाहाइड्रोक्सी कीटोन। ठीक हो गया। आगे मूव करते हैं। आगे अब पेंटा क्यों बोला इसको, क्योंकि पेंटा मींस 5। तो हमारे पास अगर आप OH देखो, हाइड्रोक्सी 1 2 3 4 और 5। सेम इसी तरह 1 2 3 4 और 5, क्योंकि इसमें 5 जो है वो OH के हमारे पास आयंस मौजूद होते हैं। इसी तरह हमारे पास ये जो मैंने आपको बताया कि आप लोगों ने जो है ये करना है, जो कि हमारे पास ये वाला पॉइंट है, ये आपने बड़ी अच्छी तरह करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बार बार इसकी जो आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है वही आपने करना है। इसके बाद हमारे पास है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गई, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई। अब कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी जो बड़ी इंपॉर्टेंट है फॉर द लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू, और शॉर्ट क्वेश्चन में तो ये लाजमी से आपसे पूछा जाता है। और ये आपने क्या करना है, ये आपने पॉइंट्स की शक्ल में लिखना है, 1 2 3 4, इस तरह पॉइंट्स बनाकर आपने लाइन बाय लाइन लिखते जाना है। क्या है हमारे पास कि मोनोसैकेराइड्स जो है वो वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, व्हाइट कलर के हमारे पास सॉलिड होते हैं, और पानी में जो है वो क्या होते हैं, सोलेबल होते हैं। इसी तरह इनका जो टेस्ट है वो भी क्या होता है, स्वीट होता है, और दे कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड, इनको ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकता। दे आर रिड्यूसिंग इन नेचर, देयरफॉर दीज आर कॉल्ड रिड्यूसिंग शुगर्स। और इनका दूसरा नाम क्या है, इनका दूसरा नाम है रिड्यूसिंग शुगर्स का। तो ये हमारा जो है मोनोसैकेराइड कंप्लीट हुआ। इसके अंदर आप लोगों ने एक पॉइंट जो है वो माइंड में रखना है, जो कि मैंने आपको बताया। वैसे ये जो दोनों टॉपिक्स हैं ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आ सकते हैं, डिफरेंस के तौर पर आ सकते हैं। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। एक और चीज यहाँ पे जो हम इसको मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज आप देखते हो ऑलमोस्ट सेम है, इनका फॉर्मूला भी जो है हमारे पास ऑलमोस्ट सेम ही होता है। बस फर्क ये होता है कि फॉर एग्जांपल एक हमारे पास कोई खाने की चीज है, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई फ्रूट है या कोई भी हमारे पास चीज है, उसके अंदर जो एनर्जी फैक्टर होता है वो होता है हमारा ग्लूकोज, और जो हमारा टेस्ट का फैक्टर होता है वो होता है हमारा फ्रुक्टोज। फॉर एग्जांपल हम ऑरेंज खाते हो, उस ऑरेंज में जो एनर्जी हमें मिलेगी दैट्स ओवर फ्रुक्टोज। हालांकि इसमें विटामिन ज्यादा होते हैं, बट मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। और उसका जो टेस्ट होगा वो किसके पे डिपेंड कर रहा होगा, वो फ्रुक्टोज की वजह से उसके अंदर जो है वो टेस्टनेस का फैक्टर जो है आता होता है। इसके बाद हम मूव करेंगे अपने ओलिगोसैकेराइड के टॉपिक पर। तो जब मूव करने लगे हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज ओलिगोसैकेराइड। अब ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड ये पढ़ाने से पहले मैं आपको ना ऐसा एक एग्जांपल दूंगा जिससे आपको हमेशा याद रहेगा कि मोनोसैकेराइड क्या चीज होती है, ओलिगो क्या चीज होती है और पॉलीसैकेराइड क्या चीज होती है। जैसा कि मैं एग्जांपल लेता हूं, मेरे पास ना एक बड़ा सा डिब्बा है। ठीक है जी, बड़ा सा डिब्बा है किसी भी चीज का। फॉर एग्जांपल मेरे पास बिस्किट का जो है वो बड़ा सा डिब्बा है। ठीक है जी, हम क्या देते हैं, दैट्स कौन सा बिस्किट कह लें, ठीक है, ये सुपर का बिस्किट है। ठीक है, फॉर एग्जांपल सो इस जो बड़ा कार्टन है, इस बड़ा डिब्बा है, ठीक है जी, इस बड़े डिब्बे को हम बोलेंगे दैट इज इट्स ओवर पॉलीसैकेराइड। क्या है जी, हमारे पास पॉलीसैकेराइड है। अब इस डिब्बे के अंदर ये जो बड़ा कार्टन है, इसके अंदर हमारे पास जो है वो मजीद जो है वो कुछ डिब्बे मौजूद होंगे बिस्किट्स के। ऐसे ही है ये जी, अलग अलग हमारे पास क्या है जी, यहाँ पर बिस्किट्स के डिब्बे मौजूद है। ठीक है, हर बिस्किट के डिब्बे में जो है हम कहते हैं जी 24 जो है वो बिस्किट्स मौजूद है। अब ये जो बिस्किट के जो डिब्बे हैं, ठीक है जी, ये जो डिब्बे हमारे पास बिस्किट्स के हैं, दैट्स ओवर ओलिगोसैकेराइड। ये क्या है हमारे पास, ओलिगोसैकेराइड को क्या कर रहा है जी, ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ओलिगोसैकेराइड है। अब हर इस डिब्बे के अंदर हमारे पास जो है वो छोटे छोटे क्या मौजूद है, ऑब्वियसली हमारे पास ये इसका एक बिस्किट है, ये दूसरा बिस्किट है, ये तीसरा है, ये चौथा है। इसी तरह इसके भी जो है हमारे पास क्या है, इसके अंदर बिस्किट्स मौजूद पड़े हुए हैं। ठीक है, ये बिस्किट्स हमारे पास रहे। अब ये जो एक एक बिस्किट था, ठीक है जी, ये जो बिस्किट है हमारे पास, दीज आर कॉल्ड ओवर। ठीक है, ये जो बिस्किट है हमारे पास, ये जो हमें बिस्किट नजर आ रहे हैं, ये वाले बिस्किट्स, ये बिस्किट्स हमारे कहलाएंगे, हमारे क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे मोनोसैकेराइड्स। ठीक है जी, क्या है हमारे पास, मोनोसैकेराइड्स। यानी कि हमारे पास जो एक फॉर एग्जांपल एक बिस्किट है, वो एक बिस्किट और इस तरह के मल्टीपल 24 बिस्किट हम मिला दें,
तो वो क्या बनता है, वो एक हमारे पास क्या बनता है, ओलिगोसैकेराइड बनता है। और ज्यादा सारे जो ओलिगोसैकेराइड्स हैं जब वो मिला दें तो वो क्या बनता है, एक पॉलीसैकेराइड जो है वो बनता है। इसका मतलब है पॉलीसैकेराइड जो सबसे बड़ा, उसके अंदर मौजूद होते हैं ओलिगोसैकेराइड्स, और ओलिगोसैकेराइड्स के अंदर क्या मौजूद होते हैं, मोनोसैकेराइड्स मौजूद होते हैं। तो हम इसको जरा स्टडी करते हैं। अब जो ओलिगोसैकेराइड्स हैं ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है, इसके अंदर 2 से लेकर 9 यूनिट्स होते हैं, किसके, यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स, किसके जी, मोनोसैकेराइड्स के। जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया कि एक डिब्बा है, उस डिब्बे में अगर 4-5 बिस्किट हैं तो वो मिलाकर क्या बनता है, 4-5 वो मोनोसैकेराइड्स हैं, वो मिलाकर क्या बनता है, एक ओलिगोसैकेराइड बनता है। तो इसी तरह ये हमारे पास जो है वो मोनोसैकेराइड है। अब इसके अंदर हमारे पास जो है ओलिगोसैकेराइड में हमारे पास इसके अंदर हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट जो है हमारे पास ओलिगोसैकेराइड, दैट इज कॉल्ड डाइसैकेराइड। ठीक है, ये डाई का मतलब हमें यहाँ से पता चल गया कि ऐसे मोनोसैकेराइड जिसके अंदर हमारे पास क्या होंगे, 2 मोनोसैकेराइड्स होंगे, वो हमारे पास क्या कहलाएंगे, जो 2 मोनोसैकेराइड वाला हमारे पास ओलिगोसैकेराइड होगा वो कहलाएगा हमारे पास डाइसैकेराइड। इसकी जो सबसे अच्छी एग्जांपल है दैट इज सुक्रोज। ठीक है जी, सुक्रोज हमारे पास जो है वो एग्जांपल है किसकी, डाइसैकेराइड की। अब सुक्रोज क्या होता है, बेसिकली जो हम चीनी खाते हैं वो हमारी क्या है, सुक्रोज है। जब नॉर्मल घरों में चीनी यूज कर रहे होते हैं वो सुक्रोज है। एग्जांपल करते हैं इसकी। अब इसका एग्जांपल देखेंगे तो C6H12O6 प्लस C6H12O6, ये हमारे पास है ग्लूकोज, ये हमारे पास क्या है, ग्लूकोज, और ये हमारे पास क्या है, फ्रुक्टोज। जो मैंने यहाँ पर डायग्राम नहीं बनाई हुई थी यहाँ पर, ठीक है, और ग्लूकोज की और फ्रुक्टोज की, ये वो चीजें हैं। ये मिलाकर हमारे पास क्या बनता है, ये मिलाकर हमारे पास बनता है C12H22O11। ये जो हमारे पास नई चीज बनी है दैट इज ओवर सुक्रोज। सुक्रोज यानी कि हम कह सकते हैं ये हमारी क्या है, शुगर है, जो कि शुगर हम अपने घरों में यूज करते हैं। आपको याद होगा हम शुगर का फॉर्मूला यही पढ़ते हैं, C12H22O11। तो ये हमारे पास देखो, ये 2 हमारे पास मोनोसैकेराइड्स थे, 2 मोनोसैकेराइड मिलकर क्या बना, एक डाइसैकेराइड बना। डाइसैकेराइड मींस ओलिगोसैकेराइड हमारे पास यहाँ पर बना है। अब हम जो है ओलिगोसैकेराइड को जो है इसकी डेफिनेशन जो है वो देखते हैं। तो हमारे पास ओलिगोसैकेराइड्स क्या है, गिव 2 to 9 यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स ऑन हाइड्रोलिसिस। यानी कि जब हम इसको ब्रेक करते हैं तो हमें 2 या 2 से ज्यादा जो है वो क्या मिलते हैं, मोनोसैकेराइड्स के यूनिट्स जो है वो मिल रहे होते हैं। आगे बढ़ते हैं। Therefore they are classified as disaccharide। ठीक है जी, उनको क्या बोलते हैं, डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड। ठीक है, जितने उनके अंदर जो है यूनिट्स होंगे। जो इंपॉर्टेंट है वो कौन सा है, डाइसैकेराइड, लाइक सुक्रोज। तो सुक्रोज हमारे पास, अब सुक्रोज जो है हमारे पास वो कैसे बनता है हमारे पास, अब यहाँ पे देखोगे सुक्रोज है, ठीक है, साथ वाटर है। जब उसको हीट करते हैं तो क्या क्या चीजें बनती हैं, ग्लूकोज बनता है और फ्रुक्टोज बनता है। यानी कि अगर फ्रुक्टोज और ग्लूकोज को मिला दे तो क्या बनता है हमारे पास, सुक्रोज जो है हमारे पास यहाँ पर बन रहा होता है। इसके बाद हमारे पास जो है वो, इसकी भी हमारे पास क्या आ चुकी है यहाँ पर, कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी हर एक की इंपॉर्टेंट है। मोनोसैकेराइड की भी कैरेक्टरिस्टिक इंपॉर्टेंट है, डाइसैकेराइड की भी और ओलिगोसैकेराइड की भी, और लास्ट पे जो पॉलीसैकेराइड पढ़ेंगे उसकी भी। दीज आर हाइड्रोकार्बोहाइड्रेट दैट आर वाइड क्रिस्टलाइन सॉलिड है, इजीली सोल्युबल होता है वाटर में। ये रिड्यूसिंग भी होता है और नॉन रिड्यूसिंग भी होता है, और ये स्वीट होते हैं टेस्ट में। जो हमारी चीनी होती है वो टेस्टी होती है ना, तो ये हमारे पास जो है वो यही है। इसके बाद है लास्ट हमारे पास पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल में बताया कि पॉलीसैकेराइड का मतलब है कि ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके अंदर मल्टीपल ओलिगोसैकेराइड्स मौजूद होते हैं। ज्यादा सारे ओलिगोसैकेराइड होते हैं वो कहलाता है हमारे पास पॉलीसैकेराइड। अब पॉलीसैकेराइड जो है उसके हमारे पास क्या एग्जांपल है, हम यहाँ पे कहते हैं कि इसके अंदर क्या होता है, मैनी, पॉली का मतलब क्या होता है, मैनी ओलिगोसैकेराइड्स आर प्रेजेंट। इसके अंदर क्या होता है जी, बहुत सारे जो है वो ओलिगोसैकेराइड, और हर ओलिगोसैकेराइड में है मल्टीपल मोनोसैकेराइड्स भी होते हैं। इसकी जो एग्जांपल है दैट इज स्टार्च एंड सेलुलोज। ये स्टार्च और सेलुलोज जो है दैट्स एग्जांपल ऑफ पॉलीसैकेराइड, क्योंकि स्टार्च भी हमारे पास एक बड़ा कॉम्प्लेक्स जो है वो हमारे पास कंपोनेंट कंपाउंड होता है, और सेलुलोज जो है ये भी हमारे पास काफी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, और ये सारे क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सी या पॉलीसैकेराइड्स कहलाते हैं हमारे पास। अब हम इसकी जो है वो डेफिनेशन देखते हैं। हमारे पास इसकी जो डेफिनेशन है दैट इज पॉलीसैकेराइड्स आर मैक्रोमोलिक्यूल्स। मैक्रो मींस बहुत बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स कंसिस्टिंग ऑफ 100 to 1000 ऑफ मोनोसैकेराइड। ठीक है जी, पॉलीसैकेराइड में हजारों जो है वो क्या होते हैं, मोनोसैकेराइड होते हैं। एग्जांपल क्या है इसकी, स्टार्च है और सेलुलोज है। यहां से लेकर इसकी क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या है जी, दे आर अमोर्फस सॉलिड, दे आर टेस्टलेस। ये क्या होते हैं, टेस्टलेस होते हैं, इनका कोई टेस्ट नहीं होता। इनसोल्युबल इन वाटर, ठीक है, पानी में भी मिक्स नहीं होते। एंड दे आर नॉन रिड्यूसिंग इन नेचर, क्या है जी, रिड्यूस नहीं करते, ब्रेक नहीं होते। इसके बाद आगे मूव करते हैं, डेटा सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हाइड्रोकार्बन्स। तो इसके अंदर हमारे पास जो है सबसे पहले हमारे पास जो है वो ग्लूकोज का जो है वो सोर्स देखते हैं जी। कहां पे गया हमारे पास, ये रहा, यहाँ से
डाइसेक्राइड। डाइसेक्राइड कौन सा हमारे पास? सुक्रोज है, लैक्टोज है और माल्टोज है। सबसे पहले हमारे पास सुक्रोज का आ रहा है। सुक्रोज हमें कहाँ से मिलता है? शुगर बीट से मिलता है, शुगर केन गन्ने से मिलता है और फ्रूट से मिलता है। ठीक है, फलों से हमें क्या मिलता है? सुक्रोज मिलता है। टेस्ट हमें पता है, हर फल का एक टेस्ट होता है, तो ये हमारे क्या है? सुक्रोज है। नेक्स्ट है हमारे पास लैक्टोज। लैक्टोज का यूज क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। इसके अंदर हमारे पास जो है वो 2 मोनोसेक्राइड्स होते हैं जो कि मेन शुगर होते हैं मिल्क में। अब जो दूध होता है, दूध का एक अपना टेस्ट होता है। ठीक है, वो टेस्ट कहां से आता है? दैट्स फ्रॉम ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज और डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर। नेक्स्ट है माल्टोज। माल्टोज के अंदर हमारे पास 2 जो है वो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि किसमें पाए जाते हैं? सीरियल्स के अंदर पाए जाते हैं। उसके बाद हमारे पास पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड कौन से? स्टार्च एंड सेलुलोज। स्टार्च कहाँ पाए जाते हैं? स्टार्च इज फाउंड इन सीरियल क्रॉप्स। ठीक है, ये फसलों में पाए जाते हैं, लाइक अनाज के अंदर, लाइक व्हीट, बार्ले, मेज, राइस। ठीक है, इनके अंदर। और लास्ट है कॉटन इज अ प्योर सेलुलोज। सेलुलोज वो चीज होती है जिससे हमारे कपड़े बनते हैं। ठीक है, कपड़े हमें पता है हमें कहां से बनते हैं? वो कॉटन से बनते हैं। ठीक है जी, तो कॉटन हमारे पास क्या है? एक प्योर सेलुलोज है। इसके बाद हमारे पास लास्ट पे है ग्लूकोज। ठीक है जी, ग्लूकोज थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है आपको शॉर्ट के अंदर। ग्लूकोज इज द ओनली फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट that is used directly by muscles for energy। ग्लूकोज हमारी मसल्स जो है वो डायरेक्टली यूज करती है एनर्जी के लिए। इट इज इंपॉर्टेंट टू नो दैट ब्रेन नीड्स ग्लूकोज एज एनर्जी सोर्स। ठीक है, हमारे ब्रेन को क्या है? एनर्जी चाहिए, और एनर्जी कहां से मिलती है? वो ग्लूकोज से मिलती है। इसके बाद हमारे पास है यूजेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यूजेस ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछे जाते हैं। पहला यूज क्या है जी? कि ये जो है हमारी बॉडी के अंदर जो है ग्लूकोज जो है वो शुगर लेवल को कम करने के अंदर काम आता है। ठीक है जी, जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स है वो हमारे शुगर लेवल को या कोलेस्ट्रॉल लेवल को जो है वो कंट्रोल करने के लिए जो है वो काम आते हैं। और कहने का लो शुगर लेवल हो हमारी बॉडी के अंदर, शुगर कम हो जाए तो उसको बीमारी को क्या बोलते हैं? हाइपोग्लाइसीमिया। ये आपको क्वेश्चन आ सकता है पेपर के अंदर। इसके बाद सेकंड है दे प्रोवाइड एसेंशियल न्यूट्रिएंट फॉर बैक्टीरिया इन इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट दैट हेल्प्स इन डाइजेशन। ये हमारे मैदे के अंदर, हमारे स्टमक के अंदर जो बैक्टीरियाज होते हैं उनकी ग्रोथ में हेल्प करता है ताकि हमारा जो खाना है वो ज्यादा डाइजेस्ट हो सके। इसके बाद है डाइटरी फाइबर्स हेल्प टू कीप द बोवल फंक्शनिंग प्रॉपर्ली। इससे होता है कि हमारा जो फाइबर्स होते हैं वो हमारे पेट को साफ करने के अंदर जो है वो हेल्प ज्यादा कर रहे होते हैं। इसके बाद हमारे पास 4 नंबर पर है कि जो फाइबर्स है वो क्या करने के काम आता है? कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करने के लिए, जो मोटापा हो जाता है उसको कम करने में हेल्प करते हैं, साथ ब्लड प्रेशर को जो है वो रेगुलेट कर रहे होते हैं। 5 वाला जी कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटेक्ट ओवर मसल फ्रॉम क्रैम्पिंग। क्रैम्पिंग का मतलब होता है खलियां पड़ना। आप बहुत तेज भागते हो तो आपको खलियां पड़ जाती हैं, खेलते हो बहुत ज्यादा तो ग्लूकोज जो है वो उसको ठीक करने के अंदर जो है वो अपना रोल जो है प्ले कर रहे होते हैं। तो बच्चों मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जो कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, दैट इज ओवर प्रोटीन्स। अब जो प्रोटीन्स होते हैं हमारे पास, ये हमारे पास एक लॉन्ग क्वेश्चन का पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन्स हमारे पास जब भी आपके माइंड में, जब भी आपको कभी कानों में सुनाई देना वर्ड प्रोटीन्स का, तो प्रोटीन्स का एक ही मतलब होता है, प्रोटीन का मतलब होता है जिसके अंदर हमारे पास नाइट्रोजन मौजूद हो। ठीक है जी, ये डेफिनेट बात है कि जिसके अंदर हमारे पास नाइट्रोजन के कंपाउंड्स मौजूद हों। तो नाइट्रोजन के जो कंपाउंड्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, अब हम उसको जरा देखते हैं। तो नाइट्रोजन के जो कंपाउंड्स होते हैं वो होते हैं हमारे पास, सबसे पहला कंपाउंड है दैट इज अमाइनो एसिड्स। ठीक है जी, अमाइनो एसिड्स जिनको हम क्या बोलते हैं? अमाइंस बोलते हैं। यानी कि जो अमाइनो एसिड्स होते हैं जो कि फंक्शनल ग्रुप्स हैं, ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स जिनका हमारे पास हमने पिछली क्लास में फॉर्मूला पढ़ा था कि अमाइंस होते हैं हमारे पास जिनका फंक्शनल ग्रुप होता है NH2 या हमारे पास होता है NH। ठीक है, ये हमारे पास क्या कहलाते हैं? हमारे फंक्शनल ग्रुप्स कहलाते हैं। अब ये जो फंक्शनल ग्रुप्स है हमारे पास जिनके अंदर ये मौजूद होते हैं वो कहलाते हैं अमाइंस। अब जो अमाइंस हैं ज्यादा सारे मिलियंस ऑफ अमाइनो एसिड्स बनाते हैं और वो मिलकर क्या बनाते हैं? एक प्रोटीन बनाते हैं। और प्रोटीन क्या चीज बनाती है? प्रोटीन हमारे बनाते हैं हमारी बॉडी के अंदर जितना भी हमारा मीट होता है, जितना भी हमारा फ्लैश होता है, ठीक है, वो हमारा कौन बनाता है? जिसको मसल्स बोलते हैं, वो सारे मसल्स कौन बनाते हैं? वो बनाते हैं प्रोटीन्स। ठीक है जी, प्रोटीन्स का काम क्या होता है? प्रोटीन्स का काम होता है टिश्यूज को, सेल्स को क्रिएट करना। ठीक है, इवन कि हमारी बॉडी का जो ऑलमोस्ट 50% जो ड्राई वेट है, क्या है जी? 50% ड्राई वेट वो सिर्फ क्या है? प्रोटीन्स हैं। यानी कि हमारे सेल के अंदर 50% जो है वो प्रोटीन्स जो है वो शामिल होते हैं। और आप सेल से क्या बनते हैं? टिश्यूज। टिश्यू से क्या बनते हैं? ऑर्गन्स। ऑर्गन से क्या बनते हैं जी? ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम से ही जो है लिविंग थिंग जो है वो बन रही होती हैं। तो ये हमारे पास इंट्रोडक्शन था अमाइनो एसिड्स का और प्रोटीन्स का बेसिकली। अब प्रोटीन्स के अंदर हमारे पास जो है जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो आपस में मिलते हैं ड्यू टू द लिंकेज जिसका नाम है हमारे पास पेप्टाइड लिंकेज। क्या नाम है हमारे पास? क्या नाम है? हम यहाँ पे लिख देते हैं दैट इज पेप्टाइड लिंकेज। पेप्टाइड लिंकेज से जो है हमारे पास
दो अमाइनो एसिड जो है आपस में क्या हो रहे होते हैं, जुड़ रहे होते हैं। अब जो पेप्टाइड लिंकेज है उसका हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, हमारे पास इसका ये फॉर्मूला होता है NH, यहाँ से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ। ठीक, तो ये हमारे पास जो है क्या कहलाता है, हमारा पेप्टाइड लिंकेज कहलाता है। और इन पेप्टाइड लिंकेज को ही यूज करते हुए दो अमाइनो एसिड, इसी तरह 2, 3, 4, 5 मिलियंस ऑफ अमाइनो एसिड मिलते हैं, तो हमारे पास एक प्रोटीन जो है वो यहाँ पे क्रिएट हो रहा होता है। आगे मूव करते हैं, दैट इज ओवर अमाइनो एसिड्स का टॉपिक। अब अमाइनो एसिड बेसिकली आपको क्वेश्चन अमाइनो एसिड से रिलेटेड आता है। अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं? अमाइनो एसिड हमारे पास वो एसिड होते हैं जो कि किससे मिलकर बनते हैं, नाइट्रोजन के कंपाउंड से मिलकर बनते हैं, या जिसको हम बोलते हैं कि हमारे बनते हैं किससे, नाइट्रोजन कंपाउंड्स जो मिलाकर क्या बनते हैं, प्रोटीन बनते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास अमाइनो एसिड जो होते हैं वो दो चीजों से मिलकर बनते हैं। उसमें जो पहली चीज है दैट इज अगेन, इसके अंदर हमारे पास फर्स्ट चीज है अमाइंस। ठीक है जी, अमाइंस होते हैं हमारे पास। दूसरी इसके अंदर हमारे पास चीज होती है कार्बोक्सिल ग्रुप। ठीक है, कौन सा ग्रुप है जी, कार्बोक्सिलिक ग्रुप हमारे पास इसके अंदर मौजूद होता है। अब ये समझ नहीं आई कार्बोक्सिलिक क्या होता है, क्योंकि आपने शायद चैप्टर नंबर 3 जो है वो उसकी लेक्चर नहीं लिया। कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी हमारे पास एक फंक्शनल ग्रुप होता है और अमाइंस भी हमारे पास क्या होती हैं, एक फंक्शनल ग्रुप्स होती हैं। यानी कि दोनों को मिलाते हैं तो क्या चीज बनती है हमारे पास, अमाइनो। अब मैं अगर इसके फॉर्मूला की बात करता हूं तो हमारे पास इसका जो फॉर्मूला बनता है दैट इज, यहाँ पे हमारे पास आता है RCH और यहाँ पर हमारे पास आता है NH2 और इस साइड पे हमारे पास आता है COOH। अब जो हमारे पास ये नीचे रहा, ये डेट्स ओवर अमाइंस, ये क्या हमारे अमाइंस हैं। और ये हमारे पास क्या है, ये हमारा है कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप हमारे पास ये रहा, इसमें COOH आता है। और यहाँ पर जो है हमारे पास नेक्स्ट अमाइनो एसिड जो है वो जुड़ेगा, जिसको हम यहाँ पे बोलते हैं ये साइड चेन है। यानी कि यहाँ पर जो है अब इस R की जगह पर कोई नया अमाइनो एसिड जो है वो इसके साथ आकर क्या होगा, अटैच हो रहा होगा, जुड़ा होगा। सो ये आपको जो है वो बनाने के लिए भी आ सकता है। जब भी आपने अमाइनो एसिड्स बताने हैं तो आपने इसका जो ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर आपने इसके साथ जो है वो मेंशन करना है। अब हमारे पास जो है वो टोटल 3 बेसिकली अमाइनो एसिड्स की भी टाइप्स होती हैं। तो हमारे पास जो है टोटल में कितने अमाइनो एसिड होते हैं, टोटल में हमारे पास जो है वो 20 अमाइनो एसिड होते हैं। क्या होते हैं जी, 20 अमाइनो एसिड्स। अब 20 में से हमारे पास जो 10 अमाइनो एसिड होते हैं, ठीक है जी, हमारे पास 10 अमाइनो एसिड जो हैं, 10 का ग्रुप होता है। इसमें से जो पहला अमाइनो एसिड है, ठीक है जी, द फर्स्ट अमाइनो एसिड, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ दिस इज कॉल्ड ओवर एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। क्या है हमारे ये एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं, एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। और जो दूसरे वाले हमारे पास बचते हैं, ये वाले, ठीक है जी, ये वाले, ये हमारे पास कहलाते हैं दैट्स कॉल्ड नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। ठीक है जी, हमारे पास टोटल 10 के ग्रुप्स बने हुए नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। अब एसेंशियल और नॉन एसेंशियल में भैया समझ नहीं आई क्या फर्क है। देखो, कुछ ऐसे अमाइनो एसिड्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी जो है खुद नहीं बना सकती, यानी कि हमें वो खाने के जरिए जो है वो लेना पड़ेगा। लाइक प्रोटीन्स हम कहां से लेते हैं, हम एग से लेते हैं, हम मीट से लेते हैं, हम लोग इन चीजों से जो है वो क्या लेते हैं, प्रोटीन्स लेते हैं। तो हमें खुद से लेना पड़ेगा बाहर के सोर्स से, ताकि हमारी बॉडी में उसकी जो कंजप्शन है जो वो पूरी हो सके। तो जो हमारी बॉडी खुद नहीं बनाती वो कहलाते हैं हमारे पास एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। और जो हमारी बॉडी खुद जनरेट कर सकती है, जो कि हमारी बॉडी खुद बनाती है, वो कहलाते हैं नॉन एसेंशियल। नॉन एसेंशियल हमें खाने के जरिए नहीं लेने होते, वो हमारी बॉडी खुद ही उसको सिंथेसाइज कर लेती है, बना लेती है। बट एसेंशियल वाले जो हैं वो हमें खुद से जो है वो गेन करने पड़ते हैं फ्रॉम फूड। तो हमारे पास टोटल 20 अमाइनो एसिड से 20 में से 10 जो है वो एसेंशियल है और बाकी के जो 10 है वो क्या है, नॉन एसेंशियल। एसेंशियल वो होते हैं जो कि हमारी बॉडी खुद नहीं बनाती, नॉन एसेंशियल वो होते हैं जो हमारी बॉडी खुद ही बना लेती है। अब ये जो बिल्डिंग ब्लॉक है हमारे पास, ये आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन में आता है कि व्हाई अमाइनो एसिड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। तो जो हमने अमाइनो एसिड्स पढ़े हैं, ये वाले, ये अमाइनो एसिड्स ही मिलकर क्या बनाते हैं। देखो, हमारे पास ये एक अमाइनो एसिड है, इस जैसा एक और अमाइनो एसिड आएगा, वो दो मिलेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, एक प्रोटीन का ब्लॉक बनेगा। तो इसी तरह हम कहते हैं कि जो अमाइनो एसिड्स हैं वो क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक है किसके, प्रोटीन्स के। तो ये हम यहाँ पे लिख देते हैं कि जो अमाइनो एसिड्स हैं, अमाइनो एसिड्स आर क्या है हमारे पास, ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं किसके, बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं हमारे पास किसके, बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं ऑफ प्रोटीन्स के। और ये जो अमाइनो एसिड्स हैं, ये दो अमाइनो एसिड्स, ठीक है, मैं फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक अमाइनो एसिड है, ठीक है, ये मेरे पास क्या है, एक अमाइनो एसिड 1 है। और इसी तरह मेरे पास एक और अमाइनो एसिड है, ठीक है, मैं उसको कह देता हूँ ये अमाइनो एसिड नंबर 2 है। अब ये जो दो अमाइनो एसिड्स हैं, ये दो अमाइनो एसिड्स आपस में किस तरह लिंक करते हैं, ये आपस में लिंक करते हैं यूजिंग पेप्टाइड लिंकेज। किसको यूज करते हैं,
पेप्टाइड लिंकेज को यूज करते हैं। पेप्टाइड लिंकेज का मैंने आपको फॉर्मूला जो है वो ये बता दिया, ठीक है। ये हमारे पास किसका फॉर्मूला है, ये हमारे पास है पेप्टाइड लिंकेज का फॉर्मूला। अब दो अमीनो एसिड जो है वो पेप्टाइड लिंकेज के जरिए जो है वो मिल रहे होते हैं। अब पेप्टाइड लिंकेज के अंदर बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास कुछ चीजें जो है यहाँ से दोनों अमीनो एसिड से सेपरेट हो जाती हैं, ठीक है, तो आपस में क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर साइड चेन में देखा था कि दूसरा अमीनो एसिड होगा, उसका आर इसका आर जो है उसे रिप्लेस करके जो है आपस में क्या कर देंगे, ऐसे कनेक्ट हो जाएंगे। सो अब हम इसको जो है वो टॉपिक को पढ़ना स्टार्ट करते हैं अपने बुक से और मार्क करते हैं चीजों को। बेसिकली हेडिंग्स मैंने आपको यहाँ पर जो है वो बता दी हैं, बट हम एक बार इसको बुक से भी। अच्छा जी, अब मूव करते हैं। हमारे पास सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन है प्रोटीन्स की। प्रोटीन्स क्या होते हैं जी, हाईली कॉम्प्लिकेटेड नाइट्रोजन के कंपाउंड्स होते हैं जो कि किससे मिलकर बनते हैं, अमीनो एसिड से मिलकर बनते हैं। अब हमारे पास जो है वो बताया गया है कि जो अमीनो एसिड्स हैं वो किससे लिंक होते हैं, वो एक दूसरे से लिंक होते हैं यूजिंग पेप्टाइड लिंकेज। जो हमारे पास जो है वो पेप्टाइड लिंकेज का फॉर्मूला है जो कि मैंने पीछे लिखा भी हुआ है। इसके बाद हमारे पास जो है वो यहाँ पर ये बताया कि हमारी बॉडी का जो अबाउट 50% जो ड्राई वेट होता है सेल का, वो किससे मिलकर बना होता है, प्रोटीन से मिलकर बना होता है। प्रोटीन्स कहाँ पाए जाते हैं, हमारे मसल्स के अंदर, स्किन, हेयर, नोल, इनके अंदर जो है पाए जाते हैं। इसके बाद हमारे पास है अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि अमीनो और कार्बोक्सिलिक ग्रुप दोनों को मिलाकर बनते हैं। इनका जनरल फॉर्मूला हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया कि हमारे पास इसका क्या है, जनरल फॉर्मूला है। इसके अंदर हमारे पास आएगी टोटल कितने अमीनो एसिड्स हैं, टोटल 20 अमीनो एसिड्स हैं। उसके अंदर जो है हमारे पास 10 जो है हमारे पास 20 में से वो हमारी बॉडी जो है खुद ही सिंथेसाइज कर लेती है, वो कहलाते हैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स, ठीक है। जो हमारी बॉडी खुद बनाती है वो नॉन एसेंशियल है, क्योंकि वो तो हमारी बॉडी खुद ही बना रही है ना। लेकिन जो बाकी के 10 है जो कि हमारी बॉडी खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकती, वो कहलाते हैं हमारे पास एसेंशियल अमीनो एसिड्स। और जो एसेंशियल अमीनो एसिड्स है वो हमें डाइट के जरिए जो है वो लेने पड़ते हैं। इसके बाद हमारे पास अमीनो एसिड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स। अब बिल्डिंग ब्लॉक किस तरह, हमारे पास दो अमीनो एसिड जो है वो किसके जरिए लिंक होते हैं, पेप्टाइड लिंकेज के जरिए लिंक होते हैं। अब ये पेप्टाइड लिंकेज का हमारे पास यहाँ पे डेफिनेशन है कि वो कैसे बनता है, जब हम एलिमिनेट कर देते हैं किसको, वाटर मॉलिक्यूल्स को दो अमीनो ग्रुप के अंदर से। यानी कि दो अमीनो है, ठीक है, उनको जोड़ना है तो उनके अंदर से वाटर क्या कर देना है, हमने रिमूव कर देना है, तो वो आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। अब हम एग्जांपल देखते हैं। अब हम यहाँ पे नोट करो तो हमने यहाँ से H और यहाँ से जो है OH इसको बाहर निकाल दिया, ठीक है जी। ये आप ये नोट करो, ये इतने से हमने अगर यहाँ से हम रिमूव कर दें तो फिर ये आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़कर यहाँ पे क्या बना देंगे, यहाँ इस वाले पॉइंट में क्या बना देंगे, ये पेप्टाइड लिंकेज। और पेप्टाइड लिंकेज से आपस में क्या हो जाएंगे, ये जुड़ जाएंगे। और क्या है कि इसी तरह अगर 1000 ऑफ अमीनो एसिड जब मिलते हैं, पॉलीमराइज होते हैं, तो वो क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं प्रोटीन। इसके बाद हमारे पास सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ प्रोटीन्स। तो हमारे पास जो है पहला पॉइंट हमारे पास क्या है, सोर्स क्या है प्रोटीन्स का, वो है हमारे पास मीट, मटन, चिकन, फिश, एग्स, जहां से हमें जो है प्रोटीन्स हमारे मिल रहे होते हैं। ये जो फूड है, ये जो खाई हम यूज करते हैं ह्यूमन बींग्स खाने के लिए, जो कि हमारे प्रोटोप्लाज्म को बनाने के अंदर हेल्प करता है। इसके बाद सेकंड है एंजाइम्स। एंजाइम्स क्या होते हैं, हमारे पास एंजाइम्स ऐसे प्रोटीन होते हैं जो कि हमारे सेल्स के अंदर मौजूद होते हैं। ये रिएक्शन को तेज करने के लिए जो है हमारी बॉडी के अंदर हेल्प कर रहे होते हैं। और ये बहुत ज्यादा स्पेसिफिक का मतलब है हर एक काम के लिए डिफरेंट एंजाइम जो है वो यूज किए जा रहे होते हैं। और बहुत सारे एंजाइम जो है वो दवाइयां बनाने के लिए भी यूज किए जाते हैं। ये ब्लीडिंग को रोकने के लिए, ब्लड कैंसर को ट्रीट करने के लिए भी जो है हेल्प होती है। इसके बाद हमारे पास हाइड्स। हाइड्स क्या होती है, खालें। जो खालें होती है, बॉडी की स्किन जो होती है, ये भी हमारे पास क्या होती है, प्रोटीन होती है। किस लिए काम आती है जी, लेदर बनाने की काम आती है। और लेदर से आपको पता है शूज, जैकेट, स्पोर्ट आइटम्स जो है वो बन रही होती है। नंबर 4 वाला, प्रोटीन जो है हमारी हड्डियों में भी पाई जाती है। When bones are heated, they give gelatin। जब हड्डियों को गर्म किया जाता है तो उसमें से क्या निकलता है, जेलेटिन निकलता है। वो जो व्हाइट सा हमारे पास सब्सटेंस होता है वो जेलेटिन कहलाता है। और वो किस लिए काम आता है, बेकरी आइटम्स को बनाने के काम आता है। इसके बाद प्लांट्स आल्सो सिंथेसाइज प्रोटीन्स। प्लांट्स भी क्या करते हैं, प्रोटीन्स बनाते हैं। लाइक पल्सेस, बीन्स, जो हम दालें खाते हैं, जो हम इस तरह की चीजें खाते हैं, वो भी हमारे क्या होती हैं, वो प्रोटीन्स का बड़ा अच्छा सोर्स होती है। तो ये हम उनके से यूज करते हैं, अपने खाने के लिए यूज करते हैं। तो हमारा प्रोटीन वाला जो टॉपिक है यहाँ पर कंप्लीट हुआ। तो बच्चों हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वो है लिपिड्स का टॉपिक। लिपिड्स का मतलब होता है हमारे पास बेसिकली फैट्स, ठीक है। लिपिड्स का हमारे पास क्या मतलब होता है, लिपिड जहां भी है उसका मतलब होता है ऑयल्स या फैट्स। अब ऑयल्स और फैट्स जो है वो कैसे बनते हैं, जो लिपिड्स होते हैं हमारे पास बनते हैं फॉर्म ड्यू टू ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड फैटी एसिड्स, ठीक है जी। किससे मिलकर बनते हैं, ये फैटी एसिड्स से जो है वो मिलकर बनते हैं। अब फैटी एसिड्स क्या होते हैं, बेसिकली ये होते हैं हमारे पास ईस्टर्स, ठीक है। क्या होता है हमारे पास, ईस्टर्स प्लस कार्बोक्सिलिक ग्रुप को जब हम ऐड करते हैं, ठीक है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप को जब हम ऐड करते हैं तो ये क्या बनता है, हमारे पास बनते हैं फैटी एसिड्स। ईस्टर्स का मतलब हमने पढ़ा हुआ है, अगेन ये एक फंक्शनल ग्रुप है ईस्टर लिंकेज का। वो जब कार्बोक्सिलिक के साथ मिलता है, साथ ग्लाइसरोल, ये हमारे पास जो है वो डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, ये आपस में जब मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं हमारे पास लिपिड्स बनाते हैं। अब हमारे पास जो है कुछ ऐसे ईस्टर्स होते हैं जो कि 3
इनको मिलाकर बनते हैं। फॉर एग्जांपल आप नोट करो, तो ये हमारे पास जो है ये पहला है, ये हमारे पास जो है वो दूसरा है, ये हमारे पास क्या है तीसरा। ठीक है, तीन चीजों से मिलकर बन रहे हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड। ठीक है जी, ये कहलाते हैं हमारे पास ट्राइग्लिसराइड। क्या कहलाते हैं ये हमारे पास ट्राइग्लिसराइड्स। ये हमारे पास क्या कहलाते हैं ट्राइग्लिसराइड्स। तो ये हमारे पास जो है लिपिड्स का जनरल फॉर्मूला है। ठीक है, जनरल फॉर्मूला हमारे पास लिपिड्स का क्या होता है जी, क्योंकि ये तीन डिफरेंट फैटी एसिड से मिलकर बने हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड ट्राइग्लिसराइड्स। अब आप कहोगे भैया फैटी एसिड्स क्या होता है? बच्चों फैटी एसिड्स बेसिकली बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं किसके? लिपिड्स के। लिपिड्स किससे मिलकर बनते हैं? फैटी एसिड। और फैटी एसिड जो है वो इन तीनों के कॉम्बिनेशन से मिलकर बनते हैं, ईस्टर कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्लस ग्लिसरॉल से। अब आगे मूव करते हैं, ये तो हमने इसका जनरल फॉर्मूला देख लिया। अब हमारे पास ना दो मेन चीजें हैं जो कि हमने देखा था कि हमारे पास दो चीजें हैं, और ये आपका एक इंपॉर्टेंट जो है वो डिफरेंस भी आता है ऑयल्स के अंदर और फैट्स के अंदर, कि ऑयल और फैट्स में क्या फर्क है। इजी लैंग्वेज में फैट्स हमारे पास घी को बोलते हैं। ठीक है, कि अगर आपको ये आ जाए कि ऑयल और घी में क्या फर्क है। ठीक है, क्योंकि हम आपको पता है हम घरों में जो है वो ऑयल भी यूज करते हैं, घरों में घी भी यूज करते हैं, तो इन दोनों में फर्क क्या है अब इसको देखते हैं हम लोग। सो हमारे पास जो ऑयल है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये ऑयल जो है हमें मिलते हैं नेचुरली। क्या मिलते हैं? ये हमें नेचुरली मिल रहे होते हैं। जबकि जो घी होता है वनस्पति घी, इसको हम लोग आर्टिफिशियली जो है वो क्रिएट करते हैं। क्या करते हैं जिसको आर्टिफिशियली इसको क्रिएट किया जाता है। ठीक है, हमने एग्जांपल पढ़ी थी आर्टिफिशियली कैसे क्रिएट करते हैं जी, हाइड्रोजनेशन से क्रिएट करते हैं। ठीक है, हाइड्रोजनेशन, ये हमने चैप्टर नंबर 4 में देखा था कि हाइड्रोजनेशन के प्रोसेस से हम क्या बनाते हैं? हम बनाते हैं घी को। अब इसके अंदर हमारे पास जो मजीद पॉइंट है वो ये है कि जो ऑयल्स होते हैं ना, ये हमेशा लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है, रूम टेम्परेचर पर किस फॉर्म में होते हैं? लिक्विड फॉर्म में होते हैं। जबकि जो घी होता है हमारे पास रूम टेम्परेचर पर जो है वो सॉलिड फॉर्म में होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है? ऑयल। ऑयल जो होता है हमारे पास ये होता है अनसैचुरेटेड। क्या होता है ये? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से मिलकर बना होता है। ठीक है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से मिलकर बना होता है। और जो फैट्स हमारे पास वो किससे मिलकर बने होते हैं? वो मिले होते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड से जो है वो मिलकर यहाँ पर बने होते हैं। तो ये तीन जो है वो मेन डिफरेंस है ऑयल्स के दरमियान में और फैट्स के दरमियान में। तो ये आप लोगों ने अच्छी तरह याद करना है। ठीक है, ये आप लोगों के जो डिफरेंस है ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, इसके आगे लिख देते हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन है आपका, और फिर हम इसको मार्क भी करेंगे कि आपकी बुक में जो है ये कहाँ पे लिखा हुआ है। इसके बाद हमारे पास जो है नेक्स्ट टॉपिक दैट इज फैटी एसिड्स। यानी फैटी एसिड्स होते क्या है? यानी हमारे पास नेक्स्ट है फैटी एसिड्स। अब फैटी एसिड्स की हम देखते हैं कि फैटी एसिड हमारे पास क्या चीजें होती हैं। सो फैटी एसिड जो है हम लोगों ने देखा कि ये क्या कहलाते हैं हमारे? ये कहलाते हैं हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स। क्या कहलाते हैं? ये हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स कहलाते हैं। किसके बिल्डिंग ब्लॉक्स कहलाते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लिपिड्स। लिपिड्स के हमारे पास क्या है? ये बिल्डिंग ब्लॉक्स है। इसके बाद हमारे पास जो है ये कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है, क्या होता है जी? कार्बोक्सिलिक एसिड जो है हमारे पास उससे मिलकर बनते हैं। क्या होते हैं जी? अनसैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड से जो है ये मिलकर बने होते हैं। अब फैटी एसिड जो है हमारे पास, फैटी एसिड्स के हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि एग्जांपल्स आपके पेपर के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहली एग्जांपल है हमारे पास C15H35। ठीक है, C15H31 COOH। एक हमारे पास ये एग्जांपल है। ठीक है जी, हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है, इसका नाम क्या है अभी हम लिख लेते हैं। इसके बाद सेकंड है C17H35 COOH। ठीक है, अब ये आप लोगों ने जो है इनका ये जो फॉर्मूला है ये भी याद रखना है, और इनका जो नाम है ये भी आपने याद रखना है। तो ये हमारे पास था स्टीरिक एसिड। क्या नाम है इस फैटी एसिड का? क्या नाम है? स्टीरिक एसिड। और इसका क्या नाम है? पाल्मेटिक एसिड। ठीक है जी, दैट इज पाल्मेटिक एसिड। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर शॉर्ट क्वेश्चन प्लस लॉन्ग एमसीक्यूज। स्टीरिक एसिड का फॉर्मूला तकरीबन हर साल पेपर में पूछा जाता है कि स्टीरिक एसिड उसका फॉर्मूला बताएं और पाल्मेटिक एसिड उसका फॉर्मूला जो है यहाँ पर बताएं। तो ये हमारा था लिपिड्स का कंप्लीट टॉपिक। रिवाइज कर लेते हैं कि लिपिड्स हमारे ऑयल्स एंड फैट्स होते हैं, ये हमारे जो है फैटी एसिड से मिलकर बने होते हैं, और ये जो है हमारे क्या होता है ट्राइग्लिसराइड हमारे पास जो है मेन एग्जांपल है इसकी, जो कि तीन फैटी एसिड से मिलकर बना है, ईस्टर, कार्बोक्सिलिक और ग्लिसरॉल से। इसके बाद हमारे पास थे ऑयल्स एंड फैट्स। ऑयल्स नेचुरली होते हैं, ये आर्टिफिशियली होते हैं, ये लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ये सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ये अनसैचुरेटेड ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं या फैटी एसिड्स होते हैं, ये सैचुरेटेड होते हैं। इसके बाद हमने फैटी एसिड देखा कि जी बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं प्रोटीन्स के। कार्बोक्सिलिक एसिड हमने देखा कि ये इससे मिलकर बने होते हैं। फिर हमने कुछ एग्जांपल्स की। ये बेसिकली आपके नोट्स हैं, शॉर्ट नोट्स। बुक में तो बहुत ज्यादा लिखा हुआ है, बट रिवाइज करने के लिए शॉर्ट नोट्स के तौर पर इस तरह आप लोग इसको अपनी कॉपी पर जो है वो नोट करो। साथ साथ उम्मीद करता हूं आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले रहे होगे ताकि आपके पास जो है ये नोट्स की फॉर्म में जो है वो बना रहे। अब हम इसको जो है वो बुक से देखते हैं। तो बच्चों हमारे पास जो है वो लिपिड्स का टॉपिक यहाँ से स्टार्ट हुआ। लिपिड्स जो है वो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, किससे मिलकर बने होते हैं? फैटी एसिड से मिलकर बने होते हैं।
लिपिड्स के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, ऑयल होते हैं और फैट्स होते हैं, ठीक है जी। और ऑयल और फैट क्या होते हैं, ईस्टर होते हैं किसके, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद ग्लिसरॉल, ठीक हो गया। जो ईस्टर्स हैं ये 3 फैटी एसिड से मिलकर बने होते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, ट्राइग्लिसराइड बोलते हैं। ये इनका जो हमारे पास है जनरल फॉर्मूला है, इस जनरल फॉर्मूला को आपने अच्छी तरह याद करना है, एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है आपसे। इसके बाद हमारे पास है ऑयल, ठीक है जी। ऑयल क्या हमारे पास, ऑयल जो है वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में। ये जो है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, जबकि जो फैट्स होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा होता है, और जो है ये सैचुरेटेड फैटी एसिड जो है हमारे पास होते हैं। आगे फैटी एसिड्स हैं, फैटी एसिड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लिपिड। उसके बाद ये लॉन्ग चेन होती है सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड की। इसकी एग्जांपल्स कौन कौन सी है, हमारे पास पाल्मेटिक एसिड है और स्टीरिक एसिड है। इसके जो फॉर्मूलाज हैं, ये फॉर्मूलाज आपने अच्छी तरह इसको याद करना है। इसके बाद हमारे पास सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ लिपिड्स। इसके अंदर हम मेन पर आते हैं, तो ये हमारे पास जो है बेसिकली ये मिक्स ही है, सोर्स भी मिक्स है, यूजेस भी मिक्स है। तो एनिमल फैट जो है वो कहाँ पाए जाते हैं, एडिपोज टिश्यू सेल्स। एडिपोज हमारे पास स्किन के नीचे वाला टिश्यू होता है जिसके अंदर हमारे पास ये फैट्स पाए जाते हैं। इसके बाद हमारे पास एनिमल्स का जो मिल्क होता है, ठीक है, जिसके अंदर से बटर वगैरह निकलता है या घी वगैरह निकलता है, यहाँ ये हमारा एक सोर्स है लिपिड्स का। और बटर एंड घी किससे यूज करते हैं, कुकिंग के लिए यूज करते हैं, उसके अलावा बेकरी प्रोडक्ट्स बनाने के लिए जो है वो यूज कर रहे होते हैं। इसके बाद आगे मूव करते हैं, दैट इज एनिमल फैट्स। एनिमल फैट्स किस लिए यूज की जाती है, साबुन की फैक्ट्री में, सोप इंडस्ट्री में जो है वो ऑयल्स एंड फैट्स जो है वो यूज किए जा रहे होते हैं। इसके बाद प्लांट्स कैसे सिंथेसाइज करते हैं, प्लांट जो ऑयल होता है उसको अपने बीजों के अंदर, अपने सीड्स के अंदर जो है वो स्टोर कर रहे होते हैं, लाइक जैसे कि सनफ्लावर है, कोकोनट है, ग्राउंड ऑयल है, कॉर्न ऑयल है, ठीक है जी। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट है, इसके बाद है मरीन एनिमल्स, यानी कि जो पानी में रहने वाले जानवर हैं, लाइक सैल्मन हो गया, वेल्स हो गया, इनके अंदर भी जो है वो ऑयल प्रेजेंट होता है। और वो जो ऑयल है वो क्या काम करता है, वो मेडिसिन बनाने की काम आता है, लाइक कोड लिवर ऑयल, जो मछली का लिवर होता है उसके अंदर से ऑयल निकलता है, वो काफी बीमारियों के जो है उसके लिए मेडिसिन बनाने के अंदर जो है वो यूज किया जाता है। तो ये था हमारे पास जो है लिपिड्स का टॉपिक, ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास जो है थोड़ा सा नीचे आते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल के बारे में बताया। जैसे मैंने भी आपको बताया था, ऑयल्स को कैसे कन्वर्ट किया जाता है घी के अंदर आर्टिफिशियल तौर पर हाइड्रोजनेशन के प्रोसेस से। तो आपने याद रखना है कि जो वेजिटेबल ऑयल है वो ट्राइस्टर है, किसके, ट्राइस्टर का मतलब यही होता है कि ट्राइग्लिसराइड है, किसके, फैटी एसिड्स, ठीक हो गया। और जो ऑयल्स है उनको क्या किया जाता है, हाइड्रोजनेट किया जाता है, यानी कि उनके अंदर क्या ऐड किया जाता है, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ऐड किया जाता है। किसकी प्रेजेंस में, निकल का कैटलिस्ट होता है हमारे पास, और 250 डिग्री से 300 डिग्री जो है वो टेम्परेचर दिया जाता है। तो जो ऑयल है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, वो ऑयल कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, वेजिटेबल घी के अंदर। ऑयल हमारे पास जो था वो अनसैचुरेटेड था, और वेजिटेबल घी हमारे पास क्या है, सैचुरेटेड, जो कि मैंने आपको जो है यहाँ पर भी बताया था कि ये हमारे पास अनसैचुरेटेड होते हैं, ये हमारे पास क्या होते हैं, सैचुरेटेड। ये आर्टिफिशियली किस तरह कन्वर्ट किया जाता है, हाइड्रोजनेशन के प्रोसेस से जो है वो कन्वर्ट हमारे पास यहाँ पर हो रहा होता है। इसके बाद हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है जी। यहाँ पर आपने इसको अच्छी तरह जो है वो एक बार पढ़ लेना है, ठीक है जी, इंपॉर्टेंट है इन्फॉर्मेशन, ये आप लोग खुद ही घर पे रीड करोगे, आपको जो है वो समझ आ जाएगी। अब हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, दैट इज ओवर न्यूक्लिक एसिड। तो बच्चों मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, दैट इज न्यूक्लिक एसिड। अब न्यूक्लिक एसिड के अंदर हमारे पास मजीद 2 टॉपिक्स आते हैं, फर्स्ट वन इज डीएनए, सेकंड वन इज आरएनए। तो हम दोनों को जो है वो डिस्कस करेंगे। इसके अंदर हमारे पास ये लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा जा सकता है, हमारा जो डीएनए वाला टॉपिक है, सो आपने इसको अच्छी तरह जो है वो प्रिपेयर करना है, बड़ा इजी टॉपिक है ये। तो स्टार्ट करते हैं हमारे पास सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड। अब न्यूक्लिक एसिड हमारे पास क्या चीज होती है, न्यूक्लिक एसिड हमारे पास होते हैं एसेंशियल कंपोनेंट्स। क्या होते हैं जी, एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ सेल, एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ लिविंग सेल, ये होता है हमारे पास न्यूक्लिक एसिड। कि हमारे जो सेल्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, उसके जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं, दैट इज ओवर न्यूक्लिक एसिड। अब न्यूक्लिक एसिड मिलकर किससे बनते हैं, न्यूक्लिक एसिड मिलकर बनते हैं न्यूक्लियोटाइड से। किससे मिलकर बनते हैं जी, न्यूक्लियोटाइड्स। अब आपको समझ नहीं आ रही कि भैया ये क्या न्यूक्लियोटाइड्स, ये क्या चीज होती है। तो देखो बच्चों, न्यूक्लियोटाइड्स हमारे पास ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, जो कि किस किस चीज से मिलकर बने होते हैं, अब हम उनको स्टडी करने लगे हैं। सो जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं फर्दर, वो आगे 3 मेन चीजों से मिलकर बने होते हैं। पहले को बोलते हैं हम फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है जी, किससे मिलकर बने होते हैं, फॉस्फेट ग्रुप से। इसके अलावा हमारे पास जो है वो किससे मिलकर बने होते हैं, दैट इज पेंटोस शुगर, पेंटोस शुगर। और लास्ट है हमारे पास नंबर 3 वाला, दैट इज फॉस्फेट ग्रुप, पेंटोस शुगर एंड नाइट्रोजिनस बेस, ठीक है जी, नाइट्रोजिनस बेस से जो है ये मिलकर बने होते हैं। यानी कि ये जो 3 डिफरेंट चीजें हैं, ये हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलकर क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स बनाते हैं, और मल्टीपल न्यूक्लियोटाइड्स जो है वो मिलकर क्या बनाते हैं, न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं। और न्यूक्लिक एसिड क्या चीज होती है, न्यूक्लिक एसिड होती है हमारे पास
फर्स्ट हमारे पास डीएनए, तो अब हम डीएनए को जो है वो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सो डीएनए हमारे पास जो है एक लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आता है, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, तो एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और इस लॉन्ग क्वेश्चन के साथ जो है डायग्राम मैंने यहाँ पर बनाई है। अब बच्चों को जो है वो डायग्राम बुक पर बनी हुई थोड़ी सी मुश्किल लगती है, दैट्स व्हाई मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर सबसे ईजी वाली जो डायग्राम है ये बना दी। अगर आप ये भी बनाओगे तो ये आपके लिए जो है वो एक्सेप्टेबल होगी। सो हमारे पास है डीएनए। डीएनए हम लोगों ने बचपन में भी पढ़ा हुआ है कि जी इस बच्चे का जो डीएनए है वो ये है, इस चीज़ का जो है वो डीएनए होता है, इस चीज़ का जो हम डीएनए फाइंड करते हैं। हम लोग अगर एक फॉर एग्जांपल आपको कोई बॉडी मिली है, ठीक है, डेड बॉडी मिली है, तो हम उसके पेरेंट्स से या उसके रिलेटिव से उसका डीएनए मैच करते हैं ताकि पता चले कि यार ये किसके जो है वो किससे ताल्लुक रखता है। सो डीएनए हमारे पास बेसिकली होता है ऐसा, जिसका फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है जी, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। अब ये हमारे सेल का वो इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि अल्लाह ताला ने हमारे बॉडी के अंदर प्रोग्रामिंग जो की हुई है कि ये जो बंदा होगा ये कैसा होगा, इसका ये पर्टिकुलर ऑर्गन कैसा होगा, ये दिखने में कैसा होगा, इसकी हाइट कैसी होगी, इसका कलर कैसा होगा, इसकी वेट, मतलब हर चीज़ जो कि हमारी बॉडी के अंदर जो मौजूद है वो किसकी वजह से मौजूद है, वो मौजूद है डीएनए की वजह से। क्योंकि डीएनए समझो एक ऐसा पैकेट है जिसके अंदर तमाम प्रोग्रामिंग जो है अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी से रिलेटेड, हमारी ज़िंदगी से रिलेटेड जो है वो की हुई है। और डीएनए ही वो पॉइंट है जिसको कहते हैं कि अगर ये डी कोड हो जाए, ये जो प्रोग्रामिंग की हुई है इसको डी कोड किया जा सके तो इंसान की जो लाइफ है उसको भी चेंज किया जा सकता है, जो कि ऑब्वियसली अभी तक जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाया। सो डीएनए के बारे में हम मजीद चीज़ें पढ़ते हैं। अब जो डीएनए हमारे पास, जैसे कि हमने देखा कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, अब सबसे पहले जब आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो हमारे पास जो फर्स्ट हेडिंग बनेगी दैट इज इंट्रोडक्शन। कौन सी हेडिंग बनेगी, इंट्रोडक्शन। अब हम इंट्रोडक्शन देखते हैं कि इसका जो है इंट्रोडक्शन क्या है। सो इसके लिए हम लोग अपनी बुक्स पर चलते हैं और अब बुक्स पर जो है वो साथ साथ देखो। सो हमारे पास जो टॉपिक था पहला बहुत न्यूक्लिक एसिड का था। न्यूक्लिक एसिड आर एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ एवरी लिविंग सेल। दे आर जनरली लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। किससे मिलकर बने होते हैं, न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने होते हैं। और न्यूक्लियोटाइड आगे कितने कंपोनेंट्स होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के, हमारे पास टोटल 3। पहला है नाइट्रोजनस बेस, दूसरा है पेंटोस शुगर और थर्ड है फॉस्फेट ग्रुप। इसके बाद हमारे पास 2 टाइप्स के न्यूक्लिक एसिड होते हैं। पहला है हमारे पास डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड दैट इज ओवर डीएनए। अब जो डीएनए का इंट्रोडक्शन जो मैंने आपको हेडिंग में लगवाया, डीएनए कंसिस्ट ऑफ डीऑक्सीराइबोज शुगर। इसके अंदर कौन सी शुगर होती है, डीऑक्सीराइबोज। इसका स्ट्रक्चर जो है ये आपने एमसीक्यूज के लिए माइंड में रखना है। इसका स्ट्रक्चर जो है वो किस किस साइंटिस्ट ने दिया, जे वॉटसन एंड एफ फ्रिक। कब दिया, 1953 में। तो दैट्स योर एमसीक्यूज। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट हेडिंग बनती है, ठीक है जी, इंट्रोडक्शन देने के बाद वो हेडिंग होती है हमारे पास, इसके बाद यहाँ पे आएगी नंबर 2 पर, दैट इज स्ट्रक्चर। ठीक है जी, क्या हेडिंग आपने यहाँ पे देनी है, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, आप हेडिंग दे सकते हो। तो हम इसका जो स्ट्रक्चर है उसको देखने लगे। सो इट इज अ डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल कंसिस्टिंग ऑफ 2 चेन्स। ईच चेन इज मेड अप ऑफ शुगर, फॉस्फेट एंड अ बेस। कह रहे हैं कि हमारे पास जो इसके अंदर क्या होती है, डबल स्ट्रैंडेड चेन। ये जो मैंने आपके लिए जो डायग्राम बनी हुई है, ठीक है, ये जो डायग्राम है ये सिंगल है और ये डबल स्ट्रैंडेड का मतलब होता है जो कि इस तरह की शेप में बनी हुई होती है। सो ये हमारे पास क्या है, डबल स्ट्रैंडेड शेप है। इसके अंदर हमारे पास क्या है, फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट का जो है हमारे पास ये बैकबोन है और अंदर जो है वो नाइट्रोजनस क्या लगी हुई है, बेस मौजूद है यहाँ पर। तो ये हमारे पास जो है इसका स्ट्रक्चर है। द शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप्स मेक द बैकबोन ऑफ द चेन and 2 chains are linked through the bases. The chains were wrapped around each other in a double helix form. डबल हेलिक्स फॉर्म, ठीक है, ये आपने एमसीक्यूज के लिए माइंड में रखना है। ठीक है जी, ये जो शेप है, ठीक है जी, ये जो हमारे पास शेप होती है ना, ये वाली, ठीक है जी, ये वाली जो शेप होती है दैट्स कॉल्ड डबल हेलिक्स। ठीक है जी, क्या होती है, डबल हेलिक्स फॉर्म होती है। ये आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, तो आपको वैसे भी पता होना चाहिए ये क्या होती है, डबल हेलिक्स शेप होती है। इसके बाद हमारे पास जो है वो आपने इसकी क्या करनी है, इसकी आपने डायग्राम बनानी है। ठीक है जी, तो डायग्राम आपने यहाँ से देख लेनी है। इसके बाद हमारे पास जो है बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज जेनेटिक कोड ऑफ लाइफ। ठीक है जी, जेनेटिक कोड ऑफ लाइफ क्या चीज़ है बेसिकली, अब हम इसको जो है वो देखते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट हेडिंग क्या थी, थर्ड हेडिंग है हमारे पास जेनेटिक कोड ऑफ लाइफ की। तो हम यहाँ पे लिख देंगे जी जेनेटिक कोड ऑफ लाइफ। अब जेनेटिक कोड ऑफ लाइफ क्या चीज़ है बेसिकली, अब आप इसको ज़रा समझो। अब हमारा जो डीएनए, ठीक है जी, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास डीएनए, ठीक है जी, ये हमारे पास एक सेल है,
ठीक है जी, उस सेल में फॉर एग्जांपल जीन्स मौजूद है, क्या मौजूद है, इस तरह के क्या होते हैं जी, क्रोमोसोम्स, ठीक है, यानी कि इनके अंदर क्या होते हैं, जीन्स होते हैं। अब हर जीन के अंदर जो है हमारे पास क्या मौजूद होते हैं, हमारे पास जो है वो डीएनए मौजूद है, ठीक है जी, हर जीन के अंदर क्या मौजूद है, डीएनए। अब डीएनए के अंदर क्या होता है, डीएनए के अंदर हमारी सारी इंफॉर्मेशन स्टोर हुई होती है। क्या स्टोर हुई होती है, इंफॉर्मेशन। कौन सी इंफॉर्मेशन, हमारे पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन। जेनेटिक इंफॉर्मेशन कौन सी होती है, ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि पेरेंट से नेक्स्ट जनरेशन के अंदर जो है वो आ रही होती है, ठीक है। पेरेंट्स के से जो नेक्स्ट जनरेशन में जो इन्फॉर्मेशन जानी होती है वो किस में स्टोर होती है, वो स्टोर होती है डीएनए में। डीएनए क्या करता है, आगे जाके क्रोमोसोम में वो चीज, जीन्स के अंदर वो चीज स्टोर करता है। जीन्स आगे जो है वो क्रोमोसोम्स बनाते हैं। क्रोमोसोम्स आगे क्या काम करते हैं, क्रोमोसोम्स आगे हमारे पास जो बनाते हैं डेट इज प्रोटीन। क्या बनाते हैं जी, प्रोटीन। प्रोटीन आगे क्या बनाते हैं, प्रोटीन हमारे बनाते हैं सेल्स। सेल्स आगे क्या बनाते हैं, सेल्स बना देते हैं आगे टिश्यू। टिश्यूज आगे क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं ऑर्गन्स। और ऑर्गन्स आगे क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम। क्या बनाते हैं जी, ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम आगे क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं आगे जी ह्यूमंस। सो देखो कि हमारे पास वो जो इन्फॉर्मेशन थी, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, वो कैसे ट्रेवल होते होते हमारे पास पूरा एक ह्यूमन बीइंग या एक पूरा लिविंग थिंग जो है वो यहाँ पर बना। सो दैट्स वाई इट इज कॉल्ड जेनेटिक कोड ऑफ लाइफ। अब डीएनए के अंदर जो इन्फॉर्मेशन स्टोर है वो बताएगी कि जो बनने वाला जो सेल है, ठीक है, यानी कि इससे जो प्रोटीन्स और प्रोटीन जो सेल बना है वो सेल किस चीज़ का है, क्या वो कोई प्लांट होगा, क्या वो कोई एनिमल होगा, क्या वो कोई ह्यूमन होगा, वो क्या चीज़ होगी, ये चीज़ हमें कौन बताता है, जो इन्फॉर्मेशन उस डीएनए के अंदर क्या हुई होती है, इनकोड हुई होती है, स्टोर हुई है। तो दैट्स वाई इट इज कॉल्ड जेनेटिक कोड ऑफ लाइफ, कि ये बताता है कि हमारी जो लाइफ है आगे वो कैसी होगी। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है डेट इज कि अगर इसके अंदर हमारे पास फॉर एग्जांपल इस डीएनए के इस इंफॉर्मेशन के अंदर कोई एरर आ जाए, क्या आ जाए यहाँ पर, फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई क्या आ जाए, एरर आ जाए, ठीक है जी, कोई बग आ गया यहाँ पे, ठीक है जी, कोई बग आ गया, तो तब क्या होगा, ठीक है, ये बग आ गया यहाँ पर, तब क्या होगा, तब ऑब्वियसली अगर ये इन्फॉर्मेशन ही इसको गलत जाएगी, ठीक है, तो आगे क्या होगा, वो जीन्स डिफरेंट बनेंगे, जीन्स डिफरेंट बनेंगे तो क्रोमोसोम डिफरेंट बनेंगे, क्रोमोसोम डिफरेंट बनेंगे तो प्रोटीन्स को जो इन्फॉर्मेशन जानी है वो डिफरेंट होगी, उससे सेल डिफरेंट होंगे, उससे टिश्यूज डिफरेंट बनेंगे, ऑर्गन्स डिफरेंट होंगे, ऑर्गन सिस्टम डिफरेंट होंगे, और ऑब्वियसली जो बनने वाला जो लिविंग थिंग होगी उसके अंदर भी कोई ना कोई एरर, कोई ना कोई डिसेबिलिटी जो है वो मौजूद होगी। हम देखते हैं हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डिसेबल होते हैं बाय बर्थ। इसका मतलब क्या है कि बाय बर्थ जब उनके अंदर ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन आ रही थी तो उसके अंदर कोई ना कोई ग्लिच, कोई ना कोई एरर जो था वो था, और ऑब्वियसली हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये तो अल्लाह ताला ने जो था उसको वो चीज़ जो है उसके अंदर एडअप की, ठीक है, इसके अंदर हम कुछ नहीं कर सकते, ये तो अल्लाह ताला की तरफ से ही होता है। बट बेसिकली स्टार्ट कहाँ से हुआ, स्टार्ट हुआ कि जो इन्फॉर्मेशन उसके अंदर गई, उस सेल के अंदर, वो इन्फॉर्मेशन करप्ट थी, वो इन्फॉर्मेशन में कुछ ना कुछ कोई एरर, कुछ डिसेबिलिटी जो थी वो मौजूद थी। सो अब हम देखते हैं द सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजनस बेस इन डीएनए डिटरमिन द प्रोटीन डेवलपमेंट इन अ न्यू सेल, ठीक है, जो हमारे पास यहाँ पे सीक्वेंस बनता है वो बताता है आगे कि हमारे पास जो है वो किस तरह का जो है वो प्रोटीन जो है वो बनेगा। The function of double helix formation of DNA is to ensure that no disorder take place. DNA carries gene that control the synthesis of RNA. ठीक है जी, RNA क्या चीज़ होती है अभी हम थोड़ी देर तक इसको पढ़ेंगे, बस आपने ये देखना है RNA जो है वो DNA और प्रोटीन के दरमियान में काम करता है एक मैसेंजर के तौर पर, ठीक है, इसकी इंफॉर्मेशन जो है वो अगले वाले को ला कर देता है। Errors introduced into the genes synthesize faulty RNA, ठीक है, यानी कि जो हमारे पास अगर एरर आता है डीएनए के अंदर, तो डीएनए के अंदर एरर जो है वो जब प्रोटीन्स के पास जाएगा तो ये बीच वाला जो हमारा काम होगा वो मैसेंजर वो कौन होगा, आरएनए होगा, ठीक है जी। तो आरएनए अगर इन्फॉर्मेशन गलत होगी तो आरएनए जो है वो प्रोटीन्स को गलत इन्फॉर्मेशन पहुंचाएगा। अगर प्रोटीन्स को गलत इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो आगे जो हमारा सारा प्रोसेस है वो क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। It synthesizes faulty proteins that do not function in the way they are supposed to. The disorder cause genetic diseases. तो that's why इसको हम क्या बोलते हैं कि ये एक जेनेटिक डिजीज बन सकती है। तो हम यहाँ पर हमारे पास हेडिंग क्या बननी थी, नंबर 4 वाली, डेट्स बननी थी एरर इन डीएनए, ठीक है जी, एरर इन डीएनए। तो ये टोटल हमारे पास 4 हेडिंग्स बननी है, ठीक है जी, जिसके अंदर हम लोगों ने सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखा कि इंट्रोडक्शन किसने और कब ये जो स्ट्रक्चर था वो बताया था। फिर हमने स्ट्रक्चर देखा कि क्या होता है जी, डबल हेलिक्स हमारे पास फॉर्म होती है, उसके अंदर हमारे पास बेस होती है, उसके बाद फॉस्फेट शुगर की बैकबोन होती है, दोनों शुगर और फॉस्फेट की जो बैकबोन्स हैं उसको जो है वो बेस सपोर्ट करके रखती है। उसके बाद हमने देखा कि वो डबल हेलिक्स फॉर्म की जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर बन रहा होता है। फिर हमने देखा कि जेनेटिक कोड ऑफ लाइफ कैसे होता है, इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है वो बताती है कि नया आने वाला जो सेल बनेगा, नया आने वाला जो लिविंग थिंग बनेगा, वो एनिमल होगा, वो ह्यूमन होगा, वो लड़का होगा, वो लड़की होगा, उसका हाइट क्या होगा, उसका फेस कलर क्या होगा, उसकी शेप
पोस्चर क्या होगा, एवरीथिंग। और इसके बाद फिर हमने देखा कि अगर हमारे पास एरर आ जाए डीएनए इंफॉर्मेशन के अंदर, तो उससे जो डीएनए है वो प्रोटीन्स को जो है वो आरएनए के जरिए जो है वो इन्फॉर्म करता है, बट आरएनए ही करप्ट हो जाएगा। उसके बाद जो प्रोटीन्स है वो जो है जिस तरह बननी चाहिए थी वो वैसे नहीं बनेगी, और ऑब्वियसली उसकी वजह से जो है वो एंड रिजल्ट हमारा जो है वो फॉल्टी आएगा। तो ये था हमारे पास डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। अब हमारे पास सेकंड टाइप का जो न्यूक्लिक एसिड है, अब उसकी बारी है पढ़ने की, डेट इज कॉल्ड आरएनए। आरएनए स्टैंड्स फॉर, ठीक है जी, हम यहाँ पर ही देखते हैं इसको, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा टॉपिक है, डेट्स ओवर, यहाँ पे हम ऐसे लाइन लगा लेते हैं, ठीक है जी। ये हमारे पास डीएनए का पॉइंट था। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है डेट इज कॉल्ड आरएनए, ठीक है जी। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास कौन सा है, आरएनए। अब आरएनए क्या चीज होती है जी, आरएनए राना नहीं है, ठीक है, राना साहब नहीं है इसके अंदर। आरएनए का मतलब है राइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड, ये हमारे पास इसकी जो है वो क्या है, फुल फॉर्म है। अब राइबोन्यूक्लिक एसिड क्या काम करता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड काम करता है एक मैसेंजर के तौर पर, ठीक है जी। जैसा कि आपको अगर फॉर एग्जांपल अपने फादर से कोई बात मनवानी है तो आप अपनी मदर को भेजते हो कि यार आप मेरे जो है वो बाबा से बात करें, ठीक है। यानी कि आप क्या कर रहे हो, आप अपना मैसेज डायरेक्टली अपने फादर को नहीं पहुंचा रहे, बल्कि मदर का यूज करके जो है वो मैसेज आगे पहुंचा रहे हो। तो जो मदर एक्ट्स एज आरएनए, ठीक है। यानी कि हमारे पास फॉर एग्जांपल ये हमारे पास जो है वो डीएनए, ठीक है जी, डीएनए, उसके बाद क्या चीज बनी है, यहाँ पे प्रोटीन बनी है, ऐसे ही है, ठीक है जी, क्योंकि प्रोटीन ही ऑब्वियसली आगे जो है वो सेल्स वगैरह बनाने। तो आरएनए और डीएनए जो है वो, ये जो डीएनए है वो डायरेक्ट प्रोटीन के साथ जो है वो बातचीत नहीं करता, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज नहीं करता, बल्कि उनके सेंटर में एक मैसेंजर मौजूद होता है, डेट इज कॉल्ड आरएनए, ठीक है जी। आरएनए उसके सेंटर में मौजूद होता है और वो क्या काम करता है, वो डीएनए से मैसेज लेता है, ठीक है जी। उसको आगे क्या करता है, डीएनए से मैसेज लेकर आगे जो है वो फॉरवर्ड कर देता है, किसको, प्रोटीन को जो है वो फॉरवर्ड कर देता है। यानी कि ये यहाँ से डीएनए से इन्फॉर्मेशन ली, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, उसको किसके पास पहुंचा दिया, प्रोटीन के पास। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मैसेंजर। ये क्या क्या काम करता है, एज अ मैसेंजर का जो है वो काम रोल प्ले कर रहा होता है। सो अब इसकी जो हम इसको स्टडी करते हैं, तो हमारे पास आ गया नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज राइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए। इट कंसिस्ट ऑफ राइबोज शुगर, इट इज अ सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पुटिंग द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन टू वर्क इन सेल टू बिल्ड प्रोटीन, इट्स रोल इज लाइक अ मैसेंजर, ठीक है। ये आपको एमसीक्यूज के लिए पूछा जा सकता है कि जो आरएनए है उसका रोल क्या है, तो उसका रोल क्या है जी, एज अ मैसेंजर। आरएनए इज सिंथेसाइज्ड बाय डीएनए टू ट्रांसमिट द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। ये हमारे पास है इसकी वर्किंग, ठीक है जी। अगर आपको आता है ना वर्किंग ऑफ आरएनए, RNA receive, read, decode and use the given information to synthesize new proteins। यानी कि इस पॉइंट को हम देखते हैं कि जो डीएनए है, ये जो आरएनए है, डीएनए से इन्फॉर्मेशन लेता है, उसको क्या करता है, उसको हमारे पास जो है वो क्या करता है, रीड करता है, ठीक है जी। उसके बाद उसको डीकोड कर देता है और उसके बाद उसको क्या कर देता है, ट्रांसमिट कर देता है इन्फॉर्मेशन, ठीक है जी। रीड करता है, डीकोड करता है और ट्रांसमिट कर देता है इन्फॉर्मेशन, किसको, प्रोटीन्स को, ताकि प्रोटीन्स आगे जाकर जो क्या बनाए, प्रोटीन्स आगे जाके सेल्स बनाए और ऐसे ये पूरा प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होता जाए। तो दैट्स ओवर टॉपिक जो कि न्यूक्लिक एसिड का था, जिसके अंदर हमने डीएनए भी पढ़ा और आरएनए भी पढ़ा। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको जो है अच्छी तरह समझ आए। तो बच्चों अब नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करते हैं। हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, डेट इज कॉल्ड विटामिन्स, ठीक है जी। विटामिन इस टॉपिक का, इस चैप्टर का जो लास्ट हमारे पास टॉपिक रह गया है। अब विटामिन्स क्या चीज होती हैं, विटामिन्स हमारे पास कुछ इस तरह के कंपोनेंट्स होते हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, इनके अलावा हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड होते हैं। यानी कि हमें एनर्जी मिलती तो है कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन से, फैट्स, लिपिड से, बट इसके अलावा भी हमारे बॉडी को एक चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, विटामिन बोलते हैं। लेकिन बहुत स्टार्टिंग में ऐसा नहीं था, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे स्टार्टिंग के अंदर 1912 के अंदर हमारे पास एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हॉपकिन, ठीक है जी। उन्होंने ये डिस्कवर किया कि कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, इनके अलावा भी हमारी बॉडी को कुछ रिक्वायरमेंट है एनर्जी के लिए। सो उसने, क्योंकि उस टाइम तक ये नाम डिस्कवर नहीं हुआ था, तो उन्होंने इनको बोला एसेसरी ग्रोथ फैक्टर्स, एसेसरी ग्रोथ फैक्टर्स, इस चीज को नाम दिया। और बाद में क्या था, हमारे पास दूसरे साइंटिस्ट थे जिनका नाम था फंक, ठीक है जी। फंक ने इनको नाम दिया, इन एसेसरी ग्रोथ फैक्टर्स को, किसका नाम दिया, विटामिन्स का। और विटामिन्स उन्होंने कौन सा विटामिन जो था वो डिस्कवर किया, उन्होंने डिस्कवर किया विटामिन B1, ठीक है जी। विटामिन B1 जिसका दूसरा नेम है थायामीन, ठीक है जी। थायामीन जो है इन्होंने क्या किया, डिस्कवर किया। तो ये हमारे पास थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है विटामिन्स का कि विटामिन जो है वो एसेसरी ग्रोथ फैक्टर्स कहलाते हैं। फंक ने पहली बार विटामिन्स का नाम प्रपोज किया और उसको उन्होंने कौन सा जो विटामिन है वो डिस्कवर किया, उन्होंने डिस्कवर किया विटामिन B1 जिसका नाम है थायामीन। इसके बाद हमारे पास
जो है वो टाइप्स ऑफ विटामिन्स आती हैं कि विटामिन्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो हमारे पास टोटल जो है वो 2 टाइप्स के विटामिन्स होते हैं, फैट सोल्यूबल विटामिन्स एंड वाटर सोल्यूबल विटामिन्स। फैट सोल्यूबल विटामिन्स नाम से जाहिर हो रहा है जो कि क्या हो सके, जो कि डिसॉल्व हो सके, डिसॉल्व इन फैट्स, फैट्स के अंदर जो डिसॉल्व होते हैं वो कहलाते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन्स। और उसके बाद हमारे पास जो वाटर में सोल्यूबल होंगे, ठीक है जी, जो डिसॉल्व होंगे इन वाटर, वो कहलाएंगे वाटर सोल्यूबल विटामिन्स। अब फैट सोल्यूबल विटामिन की अगर हम एग्जांपल की बात करते हैं तो हमारे पास इसमें आते हैं विटामिन, ठीक है जी, विटामिन हमारे पास ए, डी, ई एंड के, ये हमारे पास जो विटामिन्स हैं वो क्या है, फैट सोल्यूबल विटामिन्स हैं। इसके बाद हमारे पास वाटर सोल्यूबल विटामिन्स आते हैं। वाटर सोल्यूबल विटामिन्स की एग्जांपल है हमारे पास विटामिन बी, ठीक है जी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं इसको, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, एंड विटामिन सी, ठीक है जी, विटामिन बी एंड विटामिन सी। अब विटामिन बी जो है इसके अंदर हमारे पास मजीद जो है वो B1 से लेकर ऑलमोस्ट B10 तक जो है वो विटामिन आगे मजीद जाते हैं। तो ये हमारे पास थी टाइप्स ऑफ विटामिन्स। अब ये विटामिन्स होते हैं खासतौर पे जो फैट सोल्यूबल विटामिन्स है, अगर ये हमारी बॉडी में ज़्यादा क्वांटिटी में आ जाएं तो इससे हमारे बॉडी में डिजीजेस पैदा होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो आप कहोगे भैया ये कैसे हो सकता है कि जब विटामिन हम ज़्यादा लेते हैं, देखो जो वाटर सोल्यूबल विटामिन हैं वो तो हमारी बॉडी में अगर एक्स्ट्रा हो भी जाते हैं तो उसकी प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज वो हमारी बॉडी से जो है वो बाहर निकल जाते हैं। बट जो फैट सोल्यूबल विटामिन है ये क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जो फैट्स मौजूद हैं उनमें ये डिसॉल्व होते हैं, सो अगर ये ज़्यादा क्वान्टिटी में आ जाएंगे तो इससे हमारे बॉडी को जो है वो डिफरेंट बीमारियाँ हो जाएंगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक एग्जाम्पल में यहाँ पे पॉइंट आता है कि अगर हमारे पास विटामिन डी ज़्यादा क्वांटिटी में आ जाए हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है, विटामिन डी अगर हमारी बॉडी में ज़्यादा एक्यूमुलेट हो गया है तो उससे हमें जो है वो डिफरेंट बोन डिजीजेज होना स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है जी। कौन से डिजीजेस, बोन डिजीजेज जो है हमें स्टार्ट हो जाती है। तो दैट्स वाई जो फैट सोल्यूबल विटामिन है वो ज़्यादा क्वांटिटी में हमारी बॉडी में कलेक्ट नहीं होने चाहिए, जबकि विटामिन जो फैट वाटर सोल्यूबल विटामिन है ये हो भी जाए, इनकी ज़्यादा प्रॉब्लम जो हमारे पास नहीं होती। तो अब स्टार्ट करते हैं इसको बुक से मार्क करना। तो हमारे पास जो सबसे पहले जो है कि 1912 में हॉपकिन ने नोटिस किया कि जी कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स के अलावा भी हमारे पास कुछ सब्सटेंस है जो कि हमारी नॉर्मल ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, ठीक है जी। उनको उसने क्या नाम दिया, एसेसरी ग्रोथ फैक्टर्स का। उसके बाद जो था वो फंक ने प्रपोज किया नेम विटामिन, और उसने कौन सा डिस्कवर किया, विटामिन B1 दैट इज थायामीन। इसके बाद हमारे पास है टाइप्स ऑफ विटामिन्स। उसमें पहली टाइप है फैट सोल्यूबल विटामिन्स, ठीक है जी, वो विटामिन जो कि डिसॉल्व होते हैं फैट्स के अंदर वो कहलाते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन्स। उनकी एग्जांपल क्या है, विटामिन ए, डी, ई एंड के। अगर ये विटामिन ज़्यादा क्वांटिटी में ले लिए जाएं ये हमारी बॉडी में क्या हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं और डिजीजेस कॉज करते हैं। एग्जांपल के तौर पे अगर विटामिन डी हमारी बॉडी में ज़्यादा हो जाए उससे क्या होता है, डेट कॉज बोन पेन एंड बोन डिजीजेस लाइक डिपॉजिट्स लाइक किडनी, यानी कि किडनी में पत्थर वगैरह जो है वो भी स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद हमारे पास जो है ये टेबल है, इस टेबल को आपने अच्छी तरह जो है वो याद करना है। इस टेबल को, इसके अंदर हमारे पास बताया विटामिन ए और विटामिन डी के बारे में कि उसके सोर्सेज क्या क्या है, और उसके बाद विटामिन ए के यूजेस क्या क्या है, और उसके बाद उसकी डिजीजेस क्या क्या है, ठीक हो गया। और इसके बाद हमारे पास सेम विटामिन डी के लिए, तो ये टेबल आपने जो है अच्छी तरह इसको याद करना है। आगे बढ़ते हैं, डेट इज वाटर सोल्यूबल विटामिन्स। वाटर सोल्यूबल विटामिन्स कौन से होते हैं जी, ऐसे विटामिन दैट डिसॉल्व इन वाटर इज कॉल्ड वाटर सोल्यूबल विटामिन्स। इसकी एग्जांपल क्या है जी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जिसके अंदर 10 विटामिन शामिल होते हैं, विटामिन सी जिसको हम क्या बोलते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। ये आपका एमसीक्यूज का पॉइंट है कि विटामिन सी को हम क्या बोलते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, ठीक है जी। कह रहे हैं ये रैपिडली एक्सक्रीट होते हैं हमारी बॉडी से, यानी कि हमारी बॉडी से निकल जाते हैं, इसलिए ये जो विटामिन है ज़्यादा टॉक्सिक नहीं है अगर ज़्यादा क्वांटिटी में भी जो है वो ले लिए जाएं। हाँ, इनकी अगर कमी हो जाएगी हमारी बॉडी में वो खतरनाक हो सकती है। इसके बाद लास्ट पर है इंपॉर्टेंस ऑफ विटामिन। अब विटामिन की पहली इंपॉर्टेंस क्या है जी, कि विटामिन हमारी बॉडी की नॉर्मल ग्रोथ के लिए जो है, हेल्दी डेवलपमेंट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होते हैं। सेकेंड हमारे पास क्या है कि जो हमारे पास जो नेचुरल विटामिन हैं, क्योंकि वो खाने के जरिए हम लोग लेते हैं तो इसको जो है हमारी बॉडी खुद नहीं बना सकती है, हमें उसको मील के जरिए, खाने के जरिए लेना ही पड़ेगा, ठीक है जी। दे आर एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर अवर नॉर्मल ग्रोथ। थर्ड वाला क्या है जी, कि जो ये हमारी विटामिन होते हैं दे कैन नॉट बी एसिमिलेटेड विदाउट इंजेस्टिंग फूड, ठीक है जी, खाए बगैर जो है वो हम नहीं ले सकते। दैट्स व्हाई इट इज सजेस्टेड दैट विटामिन मस्ट बी टेकन विद मील। तो इसलिए कहते हैं कि विटामिन को हमें खाने के साथ ही जो है वो अपनी बॉडी के अंदर लेना चाहिए। दे हेल्प टू रेगुलेट ओवर बॉडीज मेटाबॉलिज्म। ये क्या करती है, हमारी बॉडी के जो मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस है, खाने को एनर्जी में कन्वर्ट करने का प्रोसेस है, इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही होती है। सो ये था बच्चों हमारे पास चैप्टर नंबर 5, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको चैप्टर नंबर 5 बहुत अच्छी तरह समझ आया होगा और साथ आपने इसको समझा होगा, आपने इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मार्क किए होंगे
और आपका जो चैप्टर नंबर 5 का सिलेबस है ये भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया। बस आगे हमारे पास टोटल 3 और चैप्टर्स रह गए हैं, ठीक है, चैप्टर नंबर 6, 7 और 8। और बिलीव मी बहुत ईजी चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर है, उसको भी हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस के अंदर जो है वो कवर करेंगे। और 3 दिन रह गए हैं, यानी कि 3 दिन के बाद आपका जो है पूरा केमिस्ट्री का जो सिलेबस है वो यहाँ पर कंप्लीट हुआ होगा। और अब हम रिवीजन की तरफ आएंगे। अब हमें स्कूल या टीचर इनको देखना नहीं पड़ेगा, हमने अपनी तरफ से अपना सिलेबस जो है वो सारा केमिस्ट्री का कंप्लीट कर लिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप लाजमी से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई आइडिया देना चाहते हैं वीडियो का वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर कोई और प्रॉब्लम है तो इंस्टाग्राम का जो हैंडल है वो नीचे दिया हुआ है, ठीक है, उस पर लाजमी से फॉलो कीजिएगा। हैंडल का नेम है फिजान तनवीर। एंड लास्टली वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आप लोगों ने लाजमी करना है ताकि हमारी वीडियो जो है वो ज्यादा बच्चों तक जो है वो पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर, सी या। मेरा नाम फैजान तनवीर है और मैं आपको इनवाइट करता हूं कि मेरे जर्नी के अंदर शामिल हो और अपने बोर्ड एग्जाम के अंदर हाईएस्ट मार्क्स स्कोर करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।